जी, रिजवान अख्तर साहब सबसे पहले ज्वाइन भी किया इन्होंने आज, और इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपने सुना। अभी जिया उल हक साहब सेकंड नंबर पे आपने ज्वाइन किया था। सर, जियाउल हक नाम है मेरा और मैं एज सिस्टम मैनेजर काम करता हूँ ट्रिपल सी में, जो हमारा कारपोरेट कस्टमर सेंटर है। राइट। और रोल मेरा है आरी का और पीएमओ का। ओके ओके। रिजवान साहब, मैं आपको एक दफा फिर इनवाइट करूंगा क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, अभी अभी ऑन हुई है। इफ यू कैन प्लीज री इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, रिजवान अख्तर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान अख्तर है जी। मैं जीएम नेटवर्क ऑपरेशंस जीटीआर की जो पोजीशन है उसको लुक आफ्टर करता हूं जी। मेरा आपके साथ ये दूसरा इंटरेक्शन है। इससे पहले स्क्रम की जो ट्रेनिंग आपने कंडक्ट करवाई थी उसमें भी हमें मुस्तफीद होने का मौका मिला था, और अब मैंने ये मौका मिला तो मैंने दोबारा इनरोल कराया है ताकि इसमें भी कुछ सीख सकें। और बहुत होपफुल है कि जैसे आपने पहले काफी कुछ चीजें बताई थी तो उसकी कुछ परसेंटेज हमने कम से कम जरूर रिटेन की, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे रजिया मीर ने ज्वाइन किया था। जी रजिया मीर, आप दो जगह से लॉग इन हैं, पहले तो ये बताइए कि ये क्या वजह है। जी रजिया मीर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, मेरा ख्याल है कि आपका, हाँ अब आ रही है थोड़ी, बोलिए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी। जी रजिया। मैंने तो खैर एक ही दफा वो किया था, इसको क्लिक किया था, शायद दो दफा दो विंडोज खुल हाँ, गई वो हैं। दो विंडोज खुल गई, अब बंद होगी। अब ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं राज़िया मीर नाम है मेरा और मैं एज ए सीनियर मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस क्यूटीआर में जॉब कर रही हूँ। पीटीसीएल में 20+ इयर्स हो गए हैं मुझे। जबरदस्त। और इससे पहले जो आपकी स्क्रम की ट्रेनिंग है, वो भी मैंने की थी आपके साथ। और ये मेरे आपके साथ सेकंड ट्रेनिंग होगी आपके साथ। और पिछला जबरदस्त। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा और इससे भी बहुत अच्छा हम लर्न करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, बहुत जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो दोबारा आने वाले लोग हैं, इसका मतलब है कि कोई यू एंजॉयड लास्ट टाइम। अच्छा जी, जी मेरा सर। ख्याल है अब मैं जरा सीक्वेंस में शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि काफी सारे नाम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। 13 लोग हैं इस वक्त लॉग इन, वैसे तो 40 एक्सपेक्टेड है। सबसे ऊपर से चलता हूँ जी, अब्दुल बासित साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अब्दुल वालेकुम। बासित, यूफोन से हो, मैं कोर नेटवर्क ऑपरेशन से है हम्म। और मुझे इधर तकरीबन 15 साल हो गए। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा जी, और आप एजाइल पे कुछ काम करते हैं या पहले पता है, नहीं पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत। लेकिन इसीलिए। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अहमद खुर्रम रफी। जी जनाब, अहमद खुर्रम रफी Assalamu साहब। alaikum. जनाब सलाम अलैकुम। Sir, my name is Ahmed Khurrafi and I'm working as Senior Manager Network Deployment in KTR region and looking after the deployment projects in Karachi. वंडरफुल वंडरफुल। एहसन रजा साहब, आप गालबन चौथे नंबर पे लॉग इन हुए थे आज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर एहसन रजा फ्रॉम KTR1 वायरलेस डिपार्टमेंट। मेरी सर यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग है यहाँ पे PTCL में। जी जी। और माशाल्लाह अभी थोड़ा ही अर्सा गुजरा है पर बहुत अपना सा माहौल लग रहा है यहाँ पे मुझे। और काफी जबरदस्त इन्वायरमेंट है और हमारे स्किल्स को ऐसे ही PTCL बढ़ावा देता जा रहा है और एनहेंस करता जा रहा है हमारे स्किल्स को, और ये चीज मुझे यहाँ पे बहुत बेहतरीन लगी है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे पास जहांगीर तारिक। सर, आप भी दो जगहों से लॉग इन हुए हैं, जरा बताइएगा। एक तो पहले इसकी वजह बता दें क्या है। जहांगीर तारिक साहब। जहांगीर तारिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। ओके, इसकी जनरली ये जो दो दफा खुली होती है विंडो,
जैसे राजिया के साथ भी हुआ था। इसकी वजह नॉर्मली ये होती है कि कोई देयर इज अ प्रॉब्लम, आपसे एक विंडो में काम नहीं हो रहा होता, आवाज आ नहीं रही, जा नहीं रही, या कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, फिर दूसरी खुल जाती है, और जितनी दफा आप उसे प्रेस करते जाते हैं वो फिर खुलती जाती हैं। तो इसका हल ये है कि आप एक दफा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कीजिए। तो जहांगीर तारिक साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो लॉग आउट करें, दोबारा लॉग इन करें, इंशाल्लाह मसला ठीक हो जाएगा। और भी एक वजह है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। जी जहांगीर तारिक, हाँ अब आप सिंगल हो गए जी, अब आप बोल सकते हैं, अब आप बोलें, आवाज आएगी हमें। जहांगीर तारिक साहब लॉग आउट हो गए। चलें, हु एल्स, मैं नाम भूल जाऊंगा, मैं फिर ऊपर अस्सलाम वालेकुम, जी जहांगीर जी बात कर रहा हूँ। वो पहले शायद स्क्रीन कुछ स्टक हुई हुई थी, हाँ जी बिल्कुल। मैंने दोबारा किया तो अभी हो गया। मैं कोर ऑपरेशंस देख रहा हूँ, तकरीबन 10 साल हो गए हैं यूफोन में इधर ही, और इंशाल्लाह ये एजाइल वाली जो चीज़ है इसको सीखना है। इतना आइडिया नहीं है इसका, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जी आइडिया हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। इम्तियाज हुसैन साहब, इम्तियाज हुसैन साहब को मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी सर, you are audible. This is Imtiaz Hussain. I look after core operations. Okay. And I have attended your training a while back regarding project management professional. और काफ़ी अर्सा हो गया। अभी इंशाल्लाह इसको एजाइल वाले पार्ट को उसको देखेंगे। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, और इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप तीसरे लोग बंदे हैं जो मतलब मेरी पुरानी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, लेकिन बाकी दो तो स्क्रम वाले थे, आप पीएमपी वाले हैं। अच्छा जी, वंडरफुल जी। नेक्स्ट जनाब खालिद सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खालिद सरवर हूँ जनाब। मैं पीटीसीएल में एएम कोर स्विचिंग हूँ, काम कर रहा हूँ, और एजाइल पे भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। मौज़म अली शाद साहब। Assalamu alaikum. I am working as a manager IT process and governance in governance and QA function. And I have around 16 years of experience basically in software IT industry. And here I am working since Feb 2017. 4 years हो गए हैं मुझे यहाँ PTCL में। अच्छा जबरदस्त, बहुत आला। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी मुईद अहमद। Assalamu alaikum. I am Muid Ahmed, मैनेजर टेक्निकल सपोर्ट टेक्नोलॉजी फंक्शन से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल, और पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग में। जनाब जबरदस्त। निसार अहमद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरा नाम निसार अहमद है, मैं मैनेजर नेटवर्क डेवलपमेंट KTR2 कराची, और आपको फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, इंशाल्लाह रनिंग को मिलेगा, और मैं 95 से हूँ PTCL। अच्छा वंडरफुल, जबरदस्त, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। अच्छा ये अब अगला नाम कुछ अजीब सा है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। पूनो माई, आई डोंट नो कौन है ये। जी सलाम अलैकुम। पूनोमल सही आपने कहा है। जी मैं हैदराबाद में हूँ, वर्किंग एज ए मैनेजर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट। अच्छा और PTCL में 2004 से हूँ। ओके, नाम जरा फिर बोलिएगा आपने। पूनोमल, अच्छा जबरदस्त। अच्छा तो आप हैदराबाद में, ठीक है, जबरदस्त। नेक्स्ट हमारे पास मेरे ख्याल रिजवान साहब की बात हो चुकी है। साजिद रफीक का गालिबन माइक नहीं ठीक, मैं बाद में आता हूँ। फैसल अदील अनवर साहब। फैसल अदील अनवर साहब। सर सैयद फैसल अदील अनवर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, ये भी नहीं आ रही। यासिर साहब, यासिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर।
last call जी DI analytics से मेरे analytics यूफोन से जी यूफोन ओके and ओके ठीक speaking somebody राइट। या सर आपकी तरफ से आवाज में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो समझ ज्यादा नहीं आ रहा, बस आपका नाम और ये पता चला कि आप यूफोन से। एनीवे नो प्रॉब्लम। मैं वापस आता हूँ साजिद रफीक साहब की तरफ। साजिद साहब आपका माइक ठीक हुआ? आपकी आवाज हमें आ नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर लॉग आउट कर जाएं एक दफा और फिर दोबारा लॉग इन करें तो उम्मीद है कि आपकी आवाज हमें आ जाएगी। फैसल अदील साहब जी अस्सलाम वालेकुम, अभी आ रही है आवाज? जी साजिद साहब आ गई आवाज, बोलिए। जी जी, मेरा नाम साजिद रफीक है, मैं पीटीसीएल से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और आईपी ऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट रीजन से एज ए जीएम। ओके, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हमारे पास फैसल अदील अनवर साहब। सर आपका मसला हल हुआ? कोई आपको आवाज, माइक आपका अभी तक म्यूट है, मतलब आपके एंड से आपने अभी तक माइक को अनम्यूट नहीं किया हुआ। अच्छा ठीक है, और कोई रह तो नहीं गया? अभी हैं और लोग भी शायद, मुझे जो नाम नजर आए मैंने बोल दिए। अभी कुछ लोग ऐड भी हुए। कोई एनीवन हु हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, प्लीज रेज हैंड। यू नो यू कैन रेज हैंड आल्सो, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, मुस्तफ़ा सईद मिन्हाज साहब ने हाथ खड़ा किया। जी बताइए मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा सईद, सीनियर मैनेजर हूँ जीपोन डिप्लॉयमेंट कराची। जबरदस्त, बहुत आला। इसके अलावा कोई जो अभी तक इंट्रोड्यूस ना हुआ हो? जी अली जैन साहब। जी मेरा नाम अली जैन है, मैं एक वायरलेस मैनेजर ऑपरेशंस हूँ कराची से। जबरदस्त जी, बहुत आला। सैयद फैसल अदील साहब, आपका एक और कनेक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप बोलिए प्लीज। पुअर क्वालिटी है जी साउंड की, आपकी भी और यासिर की भी, दोनों का ये मसला रहा। कोई बात नहीं। अगर आप किसी बेटर कनेक्शन पे कभी आ सके तो फिर हम आपका दोबारा इंट्रोडक्शन कर लेंगे। यही बात यासिर साहब के लिए भी। और कोई रह तो नहीं गया जी इंट्रोडक्शन से? ओके अच्छा जी, मैंने जान के अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था क्योंकि उस वक्त तक अभी लोग भी सारे ज्वाइन नहीं हुए थे। ये जो क्लास हमने PMI ACP। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, मैंने अभी ज्वाइन किया है। जी बोलिए सर। जी मुझे थोड़ी सी काइंडली सर इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं, क्योंकि मैं मुझे ये लिंक नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ से वो निकल आया ईमेल में। अच्छा तो जी बस आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दीजिए, बाकी मैं बताता हूँ बातें। ठीक है सर, मेरा नाम असद अनवर है, मैं CNO सपोर्ट डिपार्टमेंट से हूँ, यूफोन से। और जितने भी प्रोसेस डेवलपमेंट वगैरह ऑपरेशंस की साइड पे जितनी भी सपोर्ट रिलेटेड चीजें होती हैं वो हम देखते होते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत बजटिंग आ जाती है, प्रोसेसेस आ जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल जी ये थोड़ा इंट्रोडक्शन। हाँ प्लीज कैरी ऑन करें, थैंक यू। और कोई रह तो नहीं गया जी इंट्रोडक्शन से? आई नो अभी बहुत से लोगों ने और भी ज्वाइन करना है, और जैसे जैसे वो ज्वाइन करेंगे हम उनको मौका देंगे। ऐसा है जी कि ये जो ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है नेचुरली फेस टू फेस तो नहीं है, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, प्रेजेंस नहीं है, फिजिकल 3D में प्रेजेंस नहीं है, तो कुछ थोड़ा सा तो गैप आता है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर तकरीबन जो हम उसको ब्रिज कर लेते हैं गैप को, अपनी गुफ्तगू की वजह से और इंगेजमेंट की वजह से। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इंगेज होने की कोशिश करें। वैसे तो अगर आप सामने भी बैठे हों और ना सुनना चाहें तो आप डिसएंगेज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ज़रा ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ आपके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं है और आप अपने मोड में बैठे हुए हैं,
तो उस हिसाब से ये है कि मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट ये 2-2 घंटे हैं, हम नॉर्मली 3-4 घंटे की क्लास देते होते हैं, आपकी सिर्फ 2 घंटे की रखी है, तो 2 घंटे की अटेंशन मैं आपसे चाहूंगा कि जो बात भी हो रही है वो आप सुनने की कोशिश करें। बाकी हमारे पर और बड़े मसाइल हैं, कभी नेटवर्क खराब हो जाता है, कभी किसी एक बंदे का, कभी सबका, कभी मेरे ही खराब हो जाएगा, तो ये चीजें होंगी बीच में, हमें इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, जो आप लोग लॉग इन हुए हैं, मैं देख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ यू अपीयर टू बी लॉग्ड इन थ्रू वेब। ये जो आप लॉग इन हुए हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक तो वही आपने जो आपको लिंक मिला होगा, आपने उस पर टैप किया होगा तो आपको उसने वेब के थ्रू लिंक कर दिया। वेब के थ्रू लिंक करने के 1-2 मसाइल हैं, कभी कभी आवाज नहीं आती, और कभी कभी एक मसला और होता है कि जब कभी मैं स्लाइडें चेंज करूं, कोई दूसरी प्रेजेंटेशन या कोई दूसरी स्क्रीन ऑन करूं, तो आपको स्टिल हो जाएगा, तो आपको वो चेंज होती हुई शायद नजर ना आए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी ऐसा होगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है गो टू ट्रेनिंग, ये gototraining.com पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब ये डाउनलोड हो जाता है आपके कंप्यूटर में, तो फिर निस्बतन बेहतर लॉगिन होता है। मिसाल के तौर पे अब जैसे सैयद फैसल अदील अनवर साहब, आप जो है ना मुझे 2 जगह से लॉगिन हुए नजर आ रहे हैं, एक आप वेब के थ्रू लॉगिन हुए हुए हैं और एक आप एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन हुए हुए हैं। इसी तरह यासिर साहब एप्लीकेशन पे लॉगिन है, साजिद रफीक साहब एप्लीकेशन पे लॉगिन है, बाकी सारे लोग वेब पे लॉगिन है। तो वेब पे ये प्रॉब्लम्स शायद आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से जरा अगर मुमकिन हो सके और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसके बाद आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका गो टू ट्रेनिंग का मॉड्यूल चलाएगा और उसकी वजह से काफी मसाइल हल हो जाते हैं। राइट जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास इस क्लास के लिए कोई जो मेरे पास रजिस्ट्रेशन अब तक रिसीव हो चुकी हैं, 40 रजिस्ट्रेशन मेरे पास हैं आज की क्लास के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जो आज अटेंड ना कर सके हों, मजीद भी कोई रजिस्टर होना चाहे तो वो हो सकता है। मतलब अभी कल परसों शुरू के दिनों में जो भी कोई लोग रजिस्टर होना चाहें वो हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद रजिस्टर हुए थे लेकिन ज्वाइन ना कर सकें। 1-2 लोगों के बारे में पता चला उन्हें कोविड हुआ है, कुछ की और कोई मजबूरी है, तो शायद 4-5 लोग ना ज्वाइन कर सकें। लेकिन एट द सेम टाइम फिर भी मैं ये तो एक्सपेक्ट करूंगा कि 35 लोग तो जरूर लॉग इन हो। मगर ये जो है आज अच्छी स्ट्रेंथ है क्योंकि आज पहला दिन है, 24 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल है कि अभी 20-25 मिनट गुजर चुके हैं क्लास को शुरू हुए, 24 क्यों है, 35 क्यों नहीं है, या 40 क्यों नहीं है? तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्लाइटली बी सीरियस अबाउट द क्लास, और ये आपने 2 घंटे मुझे दे देने। 3 बजे अगर आप लोग शार्प मौजूद हों तो हम काम की बात कर सकेंगे। 2 घंटे हम जाया नहीं करेंगे, हम 2 घंटे में काम की बात करेंगे। आज का दिन तो चले इंट्रोडक्शन थोड़े से होने की वजह से हमने आधा घंटा इसमें लगा दिया, और अभी और भी लोग आ जा रहे हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि कल से टुमारो ऑनवर्ड्स हम ऑन टाइम स्टार्ट कर लें, और आप लोग अगर 5 मिनट या 10 मिनट पहले लॉग इन हो जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है आपका, बजाय इसके कि आप 5-10 मिनट लेट या 15-20 मिनट लेट ज्वाइन करें। एक और चीज हाजिरी के हवाले से, अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस जितनी देर आप लॉग इन रहते हैं और अटेंटिव रहते हैं, 2 बातें हैं, एक लॉग इन रहना और दूसरा अटेंटिव रहना, वो टाइम आपका नोट हो रहा होता है। अभी मिसाल के तौर पे मैं देख सकता हूं, मुझे नजर आ रहा है कि 2 लोग जो हैं वो अटेंटिव नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, मुझे नजर आ रहा है कि वो कुछ और कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज जो है हमें पता चलती है। अभी फिर वो चेंज हो गए, अभी एक और साहब थोड़े से इनअटेंटिव हो गए। एनीवेज, तो ये दोनों बातें पता चलती हैं, और आपकी हाजिरी डिपेंड करती है आपकी प्रेजेंस और अटेंशन के ऊपर।
आपका मिनट्स में टाइम नोट होगा, मिनट्स में टाइम नोट होगा कि आप टोटल 2 घंटे की क्लास में कितने मिनट अटेंटिव रहे। कभी कोई ड्रॉप हो जाता है, लिंक नेटवर्क से बाहर निकल जाता है, दोबारा आ जाता है, तो आपका जितना टाइम लॉगिन का है वो काउंट होगा और हाजिरी उसके हिसाब से लगेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात नहीं है कि आपने आज हाजिरी लगा ली और अब आप गायब हो जाएं या इसको कौन छोड़ के चले जाएं और 2 घंटे बाद आके आप देखें तो आपकी क्लास हो चुकी होगी। आपकी हाजिरी इस तरह नहीं लगेगी, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको 80% ऑफ द टाइम आपकी 80% हाजिरी होनी चाहिए। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द डेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनट्स। टोटल टाइम का 80% आपकी हाजिरी होगी तो आप का अटेंडेंस काउंट होगी। लाजमी बात है, हमें इंश्योर करना है कि एक ऑफलाइन ऑनलाइन हम बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो किस तरह हम एंगेज एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें मुझे सपोर्ट करें और हम ये खुद आपस में इसे कंट्रोल करें। बाकी लोग जो नहीं अभी तक मौजूद, वो उनको भी ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, वो तो उन्हें पता चल जाएगा, तो मैं रिपीट भी कर दूंगा अगर जरूरत हुई। अच्छा जी, मेरी इस गुफ्तगू के दौरान अगर कोई ज्वाइन हुआ है तो मुझे हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। आपको पता है कि आपके पास एक ऑप्शन है हाथ खड़ा करने की, जरा देखिएगा। जी, मोहम्मद आशिफ साहब, जी बोलिए सर, इंट्रोड्यूस करें थोड़ा सा अपने आप को। जी सर, मोहम्मद आशिफ मेमन, एसएम क्वालिटी एश्योरेंस KTR 3। हाँ सर, जो है ना वो बस मैं अभी अभी ज्वाइन कर सका था, 2-3 मिनट हुए हैं मैंने ज्वाइन किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आज तो खैर चलिए पहला दिन था, कोशिश कीजिए कि आप अगर रोजाना जब हो तो टाइम पे आ जाएं, और अगर लेट हो भी रहे हो तो मैं व्हाट्सएप का ग्रुप बना दूंगा, उस पर बता दें कि जनाब मैं इतना लेट हो जाऊंगा आज। थैंक यू राइट सर। मोअज़्ज़म अली शाद साहब। जी मोअज़्ज़म अली शाद साहब। जी सर, मैं जस्ट चेक कर रहा था, मैंने जस्ट वो रेज हैंड को क्लिक करके अनक्लिक कर दिया, डाउन कर दिया रेज। आपका इंट्रोडक्शन चाह रहा हूँ। राइट, आई हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर। अच्छा, आप करा चुके हैं, बट ठीक है, आई कैन डू अगेन। नहीं ठीक है, डन, ओके। और कोई लोग जिन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो प्लीज रेज हैंड। जी फरीन कमाल, जी फरीन कमाल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। जी फरीन कमाल, SM ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आपकी प्रीवियस जो ट्रेनिंग थी वो भी मैंने अटेंड की थी, तो इंशाल्लाह। स्क्रम वाली? स्क्रम वाली। अच्छा जी स्क्रम वाली। जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, इमरान खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। दान खान, मैनेजर वायरलेस KTR 1। अच्छा, और इससे पहले भी स्क्रम फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग मैं अटेंड कर चुका हूँ उसमें। अच्छा, आपका नाम देख के मुझे ऐसा लगा कि क्या कहते हैं, कोई शायद गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है। हो भी सकती है सर। सर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। कुछ भी हो सर, जब से आए हैं घबरा ही रहे हैं हम। जी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुबैर, जैसा आपने कहा जनाब, और मैं सीनियर मैनेजर होता हूँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क KTR 2 में। अच्छा, जबरदस्त जी, बहुत आला। यासिर साहब, आप बताइएगा। यासिर खान। आपकी वॉइस का वही मसला, अभी तक वही मसला है, नेट नहीं ठीक आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साजिद साहब, आप जरा ट्राई कीजिएगा, आपका भी नेट का मसला चल रहा है, क्या है? साजिद रफीक साहब। जी नहीं, मेरा ठीक है। ठीक है, आपने क्लियर आवाज आ रही? इंट्रोड्यूस करवाया था पहले? जी मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया। अच्छा, जी बिल्कुल करा दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें जी, इंट्रोडक्शन ओवर, अब मेरी बारी है। राइट जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कोर्स हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसका नाम है एजाइल सर्टिफाइड
प्रैक्टिशनर। ये सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से है और बहुत रिनाउंड सर्टिफिकेशन है, इदारा भी बहुत रिनाउंड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। और अब चूंकि एक नया ट्रेंड एजाइल का है और जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको लोग पीछे छोड़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म ही हो जाएगा, तो एजाइल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जिन लोगों ने मेरे से स्क्रम का कोर्स किया, आप में से 3-4 लोग मौजूद हैं, तो उनको इस बात का अंदाजा होगा, मैं मेरी बातें और वो पहले सुनते भी रहे हैं, उनको अंदाजा होगा कि मैं कैसे क्या बातें कैसे कन्विंस कर रहा हूँ आपको। लेकिन ये मैं वाकई आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल way of working is no more going to be valid. Over the period of time, you will all observe कि अब तो सब बदल गया, अब ये वो सिस्टम नहीं चलेगा जो पहले चलता आया है और हमें अब मुकम्मल तौर पे एजाइल होना पड़ेगा। तो जो जिन लोगों ने स्क्रम किया था, तो स्क्रम तो एक मेथड था एजाइल का, और वो मेथड जरा ज्यादा डिटेल्ड में था, कुछ चीजें उसके अंदर की मेथडोलॉजीज के जी ऐसा करें वैसा करें, हम उतनी तफसील में तो नहीं जा रहे। हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं ऑल एजाइल जनरली हम एजाइल को देख रहे हैं कि एजाइल क्या है। तो ये है जी मकसद, और ये जो सर्टिफिकेशन है ये भी इसी हवाले से है। और मैं ये बता दूं आपको कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन नहीं है, दिस इज वेरी मतलब कंफर्टेबल, आसान है, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन हम जितना ज्यादा मुमकिन हो सकेगा इसकी जिस हद तक डिटेल में जाने की जरूरत है हम उस हद तक इसकी तफसील में जाएंगे। जैसे मैंने आपने देखा कि इसमें मैंने नाम इस कोर्स का रखा है प्रोजेक्ट मैनेजर्स गाइड टू एजाइल प्रोजेक्ट, बल्कि मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अब तो हर प्रोजेक्ट एजाइल होने वाला है, तो हर प्रोजेक्ट मैनेजर को एजाइल की जरूरत पड़ेगी। और एजाइल सिर्फ एक वे ऑफ वर्किंग नहीं है, दिस इज अ माइंडसेट, ये सोचने का तरीका है, चीजों को देखने का एक नया जाविया है। तो जरूरी नहीं है कि जो तरीके या टूल्स इसमें दिए गए हैं उन्हीं के थ्रू एजाइल अप्लाई हो। एजाइल अगर आपके ये मतलब एक विजडम आपके दिमाग में आ जाए, आप चीजों को एजाइल तरीके से देखने लगें, तो और आप खुद से बहुत से तरीके सोच लेंगे, इजाद कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ये तो आईटी से शुरू हुआ था, तो आईटी के हवाले से लोग ज्यादा एजाइल से वाकिफ हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक एजाइल ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं, आप एक एजाइल मुल्क भी बना सकते हैं, आप एक एजाइल इदारा भी बना सकते हैं। तो मतलब ये है, उसके रूल्स शायद थोड़े से डिफर करें, टूल्स शायद थोड़े से डिफर करें, बट एनीथिंग कैन गो एजाइल। अब सवाल ये पैदा होता है एजाइल है क्या भला, तो हम इसके ऊपर तफसील से बात करें। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम आप सब जानते ही हैं, सुहेल इकबाल, और मैं तकरीबन पिछले 20-21 सालों से ट्रेनिंग्स ही करवा रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजाइल और बहुत से डिसिप्लिन हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, लीडरशिप, इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं पिछले 20-21 साल से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। कोई 5 साल से 5-10 साल तकरीबन मैंने मुख्तलिफ आईटी के सब्जेक्ट में भी ट्रेनिंग करवाई है। मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी ओवरलैप करते हैं। मैंने आईटी फील्ड में भी काफ़ी टाइम गुजारा है, कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में काफ़ी गुजारा है, कंस्ट्रक्शन में मैं सिविल इंजीनियर हूँ और शुरू का पीरियड मेरा काफ़ी कंस्ट्रक्शन के कामों में गुजरा, तो मतलब कुछ कंबाइंड किस्म का एक्सपीरियंस है जिससे मुझे चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने का मौका मिला। जैसे आपको बताया कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इस सिविल इंजीनियरिंग के साथ मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस भी किया, मैंने मास्टर्स इन लीडरशिप भी किया, मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज भी किया, और
बहुत सी छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें हैं। और आई वॉज ऑल्सो अटेंडिंग माई PhD फ्रॉम फ्रांस, लेकिन वो मैंने कंप्लीट नहीं की, इसलिए मैं उसको एज सच काउंट नहीं करता, लेकिन उस एक्सपीरियंस को जरूर काउंट करता हूँ, बिकॉज दैट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। वो मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थी, और वो किसी वजह से जब उसको प्रेजेंट करना होता है उस टाइम से पहले मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं जा नहीं सका, और वो कुछ टाइम बाहर हो गया। एनीवेज, वो एक किस्सा है, पारीना है। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में, और इसके बाद मैं आगे आऊँगा इस कोर्स के बारे में। आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि इस कोर्स में है क्या। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर कोई बात करना चाहें तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। चैट की विंडो भी अवेलेबल है, और गालिबन यहाँ किसी ने मैसेज छोड़ा भी हुआ है, एक मोहम्मद हाशिम ने, इन्होंने बताया कि जी मैंने स्क्रम आपके साथ अटेंड किया था। यस, बिल्कुल। तो चैट में भी आप लिख सकते हैं, मगर लाजमी बात है कि शायद मेरे पास इतना टाइम ना हो बोलने के दौरान कि मैं आपकी फॉलो कर सकूं। जब मुझे थोड़ी देर के बाद नजर आता है तो मैं फिर उसको देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और आपको जवाब दे दूंगा। इसी तरह आप जब हाथ खड़ा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं फौरी तौर पे आपको मौका दे दूं, लेकिन जो ही मुझे नजर आएगा और मैं देखूंगा तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट, किसको ये कोर्स अटेंड करना चाहिए? मैंने आपसे कहा कि एजाइल कोई अलग शोबा नहीं है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि एजाइल शायद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए है, सिर्फ IT के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग तो बिलीव यही करते हैं कि बस उन्हीं का ये तरीकाकार है और किसी को इससे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु इज डूइंग एनीथिंग मे हैव अ नीड टू गो एजाइल। मैं तो प्रोजेक्ट तक भी बात को महदूद नहीं कर रहा, मैं तो ये भी कहता हूं कि इवन इन ऑपरेशंस, गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यहां तक के नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, हम चीजों को एजाइल कर सकते हैं, मगर वो अभी हमारे डिस्कशन के गैम्बट में नहीं आता। मैं उतनी तफसील में उतनी ज्यादा लंबी कहानी नहीं बताऊंगा आपको। हमारा जो यहाँ स्कोप है वो प्रोजेक्ट के हद तक रहना है। तो जो लोग प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं या करते रहे हैं, जो लोग प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, जो क्वालिटी के जिम्मेदार हैं प्रोजेक्ट में या इदारे में, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, फिर IT और सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर बात करें, जो लोग डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स हैं, फिर जो डिजाइनर्स हैं और टेस्टर्स हैं, फिर IT की तरह के अल्फाज हैं, लेकिन इंजीनियर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जो आपके एस्टिमेटर्स होते हैं, सर्वेयर्स होते हैं, और जो भी मुख्तलिफ आपके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं, उनको बेशक आप इसमें काउंट करें। प्रोजेक्ट कंट्रोलर्स हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो है प्रोडक्ट ओनर का। ये खास एजाइल की टर्मिनोलॉजी है। आमतौर पे जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं, और ठीक भी है किसी हद तक, कि प्रोजेक्ट एक काम है, ठीक है, मतलब एक नॉट रियली अ टास्क और एन एक्टिविटी, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टास्क एंड एक्टिविटी। तो बेशक ठीक है, ये बात, उसका एक ऑब्जेक्टिव है और उसने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है। जो चीज प्रोड्यूस करनी है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। एक तो ये तरीका है कि इस काम के पूरे असेंबली को हम एक प्रोजेक्ट कहें और फिर प्रोजेक्ट के मकासद पे नजर रखें। एक और बड़ा फाल तरीका है, और वो ये है कि हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट से निकलना तो वो प्रोडक्ट ही है। तो यहाँ पर एजाइल में ज्यादा जो हमारी अटेंशन है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर के बजाय यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बल्कि उससे काफी सीनियर लेवल का रोल प्रोडक्ट ओनर का समझा जाता है। ये वो है जो अल्टीमेटली जिम्मेदार है इस प्रोडक्ट को बनवाने का।
खैर इस रोल को मैं आगे बयान करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट ओनर जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसके लिए तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब प्रोडक्ट को टेक केयर करते हैं, स्क्रम मास्टर और स्क्रम टीम मेंबर्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लेकिन मैं साथ ये भी बताता चलूं कि स्क्रम एक एजाइल मेथड का नाम है और ये टर्मिनोलॉजी स्क्रम मास्टर और स्क्रम टीम मेंबर की, दिस इज वैलिड फॉर स्क्रम ओनली। एजाइल के बहुत से मेथड हैं और उसमें वो इसी रोल को किसी और नाम से भी याद कर सकते होंगे, लेकिन अगर मैं अपने आप को बिल्कुल जनरलाइज रखूं तो मैं ये कहूंगा कि कुछ एजाइल लीडर या एजाइल मास्टर इस तरह का नाम आप इसको दे दें और एजाइल टीम मेंबर्स। लेकिन स्क्रम का लफ्ज इस्तेमाल करना आजकल इन फैशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स हैव howsoever adopted Scrum in their existing mechanisms। लेकिन ये बात मैंने आपको पहले वाज़ेह कर दी कि स्क्रम बजाते खुद एक अलग से मेथड जरूर है। खैर एनीवेज, जो स्क्रम की टीम को हेड करता है या उसको फैसिलिटेट करता है उसको हम स्क्रम मास्टर, एजाइल मास्टर या इस तरह के किसी भी नाम से बुला सकते हैं, और जो उसके टीम के मेंबर्स होते हैं उनको हम स्क्रम टीम मेंबर्स, एजाइल टीम मेंबर्स या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, फर्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज में काम करने का तरीका जरा सा फर्क हो सकता है, नाम जरा से फर्क हो सकते हैं, कुछ रैशनल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट एजाइल का है दैट रिमेन्स द सेम। इसके अलावा वो तमाम लोग जो वैसे इल्म हासिल करने के लिए कि ये एजाइल प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं, होता क्या है इसके अंदर, ऐसी बात है, या आप एजाइल की एप्लीकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में कैसे अप्लाई होगा, मतलब क्वेरीज हैं आपके ज़हन में, तो बेशक आपके लिए भी ये कोर्स उतना ही फाल साबित होगा। ये तो है जी जो लोग इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं या जिनको करना चाहिए। तो मतलब आप ये गौर कीजिए कि दिस इज नॉट फॉर IT, दिस इज नॉट फॉर एनी वन डिसिप्लिन, एनीवन एंड एवरीवन कैन डू इट। क्लासिकली ये जो कोर्स है, ये जब हम फुल डे सेशंस में पढ़ाते हैं, ये उसका आउटले बना हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हम फुल डे सेशन में पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि आपका कोर्स जो है वो एलोंगेटेड पीरियड के लिए है और आपका जो सिंगल शॉट है वो भी 2 घंटे से ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ा रहे, तो इस हिसाब से दिस हैव टू बी काइंड ऑफ रीहैश्ड। तो और दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैंने कुछ स्पेशली PTCL के लिए इस ट्रेनिंग में कुछ एडिशंस किए हैं, कुछ मैंने जो टूल्स हैं उनके ऊपर हम अलग से एम्फेसाइज करेंगे। इसलिए ये जो आमतौर पे 3 डेज का कोर्स होता है, ये तकरीबन फुल 5 डेज का बन गया, और इसके अंदर ये आपके साथ जो हमारा इंटरेक्शन होगा ये 2-2 घंटे के सेशंस हैं, हफ्ते में 2 दफा, वेंसडे एंड थर्सडे, और ये चलते रहेंगे गालिबन जून तक। इसके जो खैर जहाँ तक क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में और एजाइल के फील्ड में जितनी भी पॉसिबल सर्टिफिकेशंस हैं, अप टू द मास्टरी लेवल सर्टिफिकेशन ऑफ अ ट्रेनर, आई होल्ड देम ऑल। और नेचुरली जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा है वो भी कुछ ना कुछ समझते होंगे। वो अलग बात है कि हर कमी तो शायद हर किसी में होती है, हो सकता है आपको मुझ में बहुत सी कमियां नजर आए, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सारा नॉलेज और विजडम जितनी अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में अचीव की है, मैं उसे शेयर करना पसंद करता हूं और मैं वो शेयर करना चाहूँगा। और इसीलिए मैं उर्दू में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ कि हम अपनी ज़ुबान में बात करें। जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ अक्सर लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता। मुझे पता है कि लोग इवन पढ़े लिखे भी हैं लेकिन अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं होते, तो ठीक, तो हम जिस तरह से कंफर्टेबल हैं हम उस तरह बात करते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई एतराज़ है कि नहीं जी ये तो इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए, आई कैन डू दैट। जो लोग मेरे लेक्चर्स अदरवाइज सुनते हैं यूट्यूब वगैरह पे, उधर से मुझे इंटरनेशनली बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं
कि आप इंग्लिश में बोला करें, मगर मैं कहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए पढ़ाता हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं पढ़ाता। तो मेरा स्टूडेंट जो पसंद करेगा, जिस लैंग्वेज में सुनना पसंद करेगा, मैं उसमें बात करूँ। और जो और कोई फायदा उठाना चाहता है तो वो फिर उठाए फायदा, मतलब उसमें मेरा कोई एज सच आई डोंट वांट टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन दैट। एनीवेज, इस ट्रेनिंग में हम जो एडिटिव चीजें मैंने डाली हैं उसमें कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज हैं, कुछ इंडिविजुअल हैं, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज हैं, मॉक टेस्ट हैं। वी विल ट्राई टू डू एज मेनी एज पॉसिबल। फिर ये पीएमआई के और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड है, क्योंकि अब दौर पूरे का पूरा एजाइल हो गया। अब आप ये देखिए, इस वक्त मार्केट में एजाइल इतना फेमस है कि एजाइल की जो सर्टिफिकेशंस अगर आप इंटरनेट पे ढूंढें तो मैं बिला मुबालगा मोर देन 50 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस वो अलग अलग एजाइल के कोर्सेज अपने अपने बनाए हुए और अलग अलग मेथोडोलॉजी के करवा रही हैं। बल्कि शायद मैंने बहुत कम कह दिया, 50, शायद इससे भी ज्यादा हो। अब बात आ जाती है ऑथेंटिकेशन की, कौन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। तो जहां ऑथेंटिकेशन की बात है, पीएमआई का नाम काफी है। पीएमआई बुनियादी तौर पे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से ज्यादा मशहूर है, लेकिन चूंकि एजाइल को भी इन्होंने सरपरस्ती दी है, बिजनेस एनालिसिस को भी दी है, तो वो भी इसके स्टैंडर्ड्स में आ रहे हैं। मगर मैं आपको एजाइल की हिस्ट्री भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये एजाइल तक पहुंचा, पीएमआई तक पहुंचा, और कि क्यों इन्होंने अडॉप्ट किया और कैसे किया। अच्छा जी, इसमें जो बुनियादी तौर पे मॉड्यूल्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो आज का बिल्कुल प्योर इंट्रोडक्शन, मेरा इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन, पीएमआई का इंट्रोडक्शन, कोर्स का इंट्रोडक्शन, आज इंट्रोडक्टरी डे। कल भी हमारा इंट्रोडक्शन एजाइल मेथोडोलॉजीज के हवाले से चलता रहेगा। फिर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। डेज को भूल जाइए, डेज दिस इज नॉट रेलेवेंट टू यू, आप मॉड्यूल नंबर्स के हिसाब से देखते जाएं। एजाइल यूजर स्टोरीज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इसका जिक्र आएगा। एजाइल एस्टिमेशंस, एजाइल के अंदर एस्टिमेशन कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, अडॉप्टेशन कैसे होती है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। एजाइल में कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स का रोल क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह से देखी जाएगी, कौन देखेगा, एजाइल का रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है, और एजाइल में नाप तोल कैसे करते हैं, किस तरह हम नापते हैं कि हमने जो अचीव किया है वो ठीक है या नहीं है। और दूसरा वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के अलावा भी और बहुत से टूल्स हैं जिनका हम जिक्र करें। अगर आप पीएमआई एसीपी का इम्तिहान देना चाहते हैं तो जो डोमेन्स हैं 7, ये भी हम कवर करेंगे। ये 7 डोमेन्स में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आप एसीपी का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर लोग तो शायद नहीं देंगे, तो आपका इंटरेस्ट शायद ना हो, लेकिन अगर आप इसका इम्तिहान दें कि आप पीएमआई एसीपी की सर्टिफिकेशन हासिल करना चाहेंगे तो फिर आपको एजाइल प्रिंसिपल्स और माइंडसेट का पता होना चाहिए। मैं इसको तफसील से भी बयान करूंगा, इसके अंदर क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी क्या चीज होती है, ये जो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की बात हमने की थी, ये इसका ताल्लुक वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी से है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट क्या चीज होती है, बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीम की परफॉर्मेंस को कैसे नापा जाएगा, टीम परफॉर्मेंस, ये जो मैट्रिक्स की हमने बात की। एडाप्टिव प्लानिंग, एडाप्टिव प्लानिंग अभी यहाँ पे भी हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था एडाप्टिव का। एडाप्टिव का मतलब ये आप देखें 5 नंबर में हमने कहा एस्टिमेशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड अडॉप्टिंग। अडॉप्टिंग के बदलते हुए वक्त के साथ हम कैसे तब्दील हो सकते हैं। छठी डोमेन हमारी है प्रॉब्लम डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन, और 7वीं डोमेन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। इसमें हम प्रोडक्ट, प्रोसेस और पीपल तीनों को इकट्ठा एड्रेस करते हैं। ये तो खैर कंटेंट हो गया, अब हम इसको थोड़ा और देखते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर गेटिंग टू नो द पार्टिसिपेंट, जबकि हमने किया, पीएमआई के बारे में थोड़ी बात करूंगा, सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, इसके फायदे क्या हैं, पीएमआई एसीपी की सर्टिफिकेशन के, इसकी प्रोसेस और फीस वगैरह क्या है, इसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है,
इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलसिला होता है, एसीपी के एग्जाम में बैठने की कोई टिप्स हैं वो मैं आपको दूंगा। और ये थ्रू आउट द कोर्स हम ये चीज़ें जारी रखेंगे। बात इससे रिलेटेड कोई भी बात आती रहेगी तो मैं वक्तन फवक्तन आपको बताता रहूँगा। आखिर में इस मॉड्यूल में हम इसकी जब एसीपी आप कर लेते हैं, सर्टिफाई हो जाते हैं, तो आपको उसको अपकीप करने के लिए क्रेडेंशियल साइकिल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होती हैं। तो वो हर 3 साल बाद आप अपना रिन्यूअल लेते हैं, आपको कुछ अपने स्किल्स शो करने पड़ते हैं, या आपने ये साबित करना होता है कि मैंने मजीद नॉलेज हासिल किया है, और आपका जो सर्टिफिकेशन है वो रिन्यू कर दी जाती है। नेचुरली देयर इज आल्सो सम फी अटैच्ड टू इट, बट वो मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा, क्योंकि आप सर्टिफिकेशन रिन्यू करवा रहे हैं, आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। पहले मॉड्यूल की बात आगे बढ़ाता हूं। इसमें जो हमारी बुनियादी, जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, जिनको हम फॉलो करेंगे, रेफरेंसेस, वैसे तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ इन 2 ही किताबों को देखा जाए, लेकिन ये किताबें नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, और स्टैंडर्ड के अंदर एक एक लफ्ज जो लिखा गया है वो अपनी एक अहमियत रखता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि ये दोनों स्टैंडर्ड्स जो है इनको बड़े गौर से पढ़ने की जरूरत है, खास तौर पर एजाइल प्रैक्टिस गाइड का। मतलब आप कोर रेफरेंस अपना एजाइल प्रैक्टिस गाइड को रखिए, और सब्सिडरी रेफरेंस आप गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज को रखिए, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको एजाइल के सब्जेक्ट पे या स्क्रम के सब्जेक्ट पे कोई अच्छी किताब मिलती है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि उनको भी गो थ्रू करें। एक्स्ट्रा रीडिंग डजंट गिव यू एनी डैमेज, मगर ये जरूर होना चाहिए कि आप एक मजबूत माइंड के साथ बैठें और अपने प्रिंसिपल्स को स्वे ना करें कि अच्छा यार फलाने, मतलब डोंट ट्राई टू फाइट विद द स्टैंडर्ड, क्योंकि जो बातें स्टैंडर्ड में लिखी हैं वो प्रिटी मच ट्रू हैं, उनके साथ लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं है, उनको बिलीव करने की जरूरत है। हाँ, आप उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। जब आप दूसरी कोई किताब पढ़ते हैं, आप कहें अच्छा स्टैंडर्ड ने तो ये कहा था, यहाँ पे ये बात कहाँ साबित होती है, इस तरह से साबित करने की कोशिश करें, लेकिन उसके साथ झगड़ा ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता, ये साबित करने की कोशिश ना करें कि ये नामुमकिन है, क्योंकि देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। खैर, तो ये कोर्स स्टैंडर्ड्स हैं, गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ये 6th एडिशन इस वक्त करंटली चल रहा है, वेरी सून दिस ईयर इसका 7वां एडिशन भी आने वाला है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आप जो एग्जाम देंगे वो इस 6th एडिशन के मुताबिक ही होगा। और एजाइल प्रैक्टिस गाइड, ये 2 किताबें आपको रिक्वायर्ड है। अब आप कहेंगे कि ये किताबें आपके पास आएंगी कहाँ से, तो जनाब मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा ऑनलाइन, ये वर्जन, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। ना सिर्फ ये बल्कि और भी मटेरियल मैं आपसे शेयर करूंगा। इससे पेशतर के मैं एजाइल के ऊपर और मजीद बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि PMI जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो एजाइल का बाप नहीं है। मतलब एजाइल कहीं और से बना, और किसी जगह से बना, और अल्टीमेटली अडॉप्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में PMI ने किया, लेकिन PMI बजाते खुद स्पेशलाइज करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और इनका जो कोर स्टैंडर्ड है वो ये है, अ गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। इसको हम इन शॉर्ट PMBOK कहते हैं, PMBOK गाइड, और ये 6th एडिशन में इस वक्त, जैसे मैंने बताया, है। Recently, PMI also gave its patronage to the discipline of business analysis. ये कुछ चंद साल पहले की बात है, कोई 5-7 साल पहले। वैसे तो PMBOK जो है वो 1969 से चल रही है। 1969 से तो PMI चल रही है। 1996 में पहला एडिशन PMBOK का पब्लिश हुआ था, 96 में, नॉट वेरी ओल्ड।
ठीक है ना जी, 21 साल ये है और 4 साल पिछले हैं, तो कोई 25 साल इसकी टोटल लाइफ है। लेकिन ये स्टैंडर्ड 6ठी दफा रिवाइज हो चुका है और 7वीं दफा तकरीबन हो गया है। इसी साल 7वां एडिशन आपके हाथ में होगा। तो यू सी कितनी फ्रीक्वेंटली और तेजी से ये चीजें अपडेट हो रही हैं। तो पिछले चंद साल पहले इन्होंने बिजनेस एनालिसिस की भी एक गाइड बनाई और उसकी वजह ये थी कि बिजनेस एनालिसिस एक ऐसा शोबा है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कदम से कदम मिला के चलता है। ऑल्दो दे आर नॉट द सेम, लेकिन बिजनेस एनालिसिस से ही प्रोजेक्ट की जरूरत उजागर होती है, प्रोजेक्ट जन्म लेता है, फिर उसको प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, फिर वो काम शुरू करता है। लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड तैयार करता है वो बिजनेस एनालिस्ट करता है। और जब प्रोजेक्ट मैनेजर अपना काम खत्म करके चला जाता है, हैंडओवर कर देता है, तो फिर उसकी जो चीज वो हैंडओवर करके जाता है उसको आगे मंजिल तक पहुंचाना फिर अगेन बिजनेस एनालिस्ट की जिम्मेदारी में आ जाता है। तो बिजनेस एनालिस्ट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट मैनेजर को सपोर्ट करता है और प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले से उसने कुछ चीजें सॉर्ट आउट करके रखी होती हैं और बहुत आगे तक ये जो फिजिबिलिटीज बनती हैं, बिजनेस केसेस बनते हैं, ये इस बिजनेस एनालिस्ट का काम है। तो बिजनेस एनालिसिस को भी पीएमआई ने पैटर्नेज दी और इसकी भी एक सर्टिफिकेशन मौजूद है जिसका नाम है पीएमआई पीबीए, पीएमआई का प्रोफेशनल बिजनेस एनालिसिस। तो प्रोफेशनल इन बिजनेस एनालिसिस की सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। वैसे तो पीएमआई की 8 सर्टिफिकेशन हैं डिफरेंट। और कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? कोर स्टैंडर्ड्स जो पीएमआई के हैं उसमें हम जिक्र करते हैं एक तो पीएमबीओके का, फिर ये पीएमबीओके डील्स विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। असल में a guide to project management body of knowledge includes in itself the standard for project management. The standard for project management is part of this book. लेकिन पीएमआई ने ये भी, अभी मैं एजाइल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एवोल्यूशन बता रहा हूं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के असूल बनाने वाले, स्टैंडर्ड बनाने वालों ने ये महसूस किया कि कोई चीज है जो प्रोजेक्ट से भी बढ़ के है। तो एक लार्जर कैनवस के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करता है वो है प्रोग्राम मैनेजमेंट। ऑल्दो इसका मैं, आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या इनमें फर्क है और क्या सिलसिला है। काफी लंबी डिस्कशन है लेकिन हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। प्रोग्राम मैनेजमेंट का इन्होंने फिर एक स्टैंडर्ड बनाया, द स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट, और लेटर ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स का निजाम ओवरऑल मैनेजमेंट के हवाले से कौन संभालता है, तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो ये डिसाइड करता है, प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वैल्यू रखता है और इसको पहले किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वर्क्स वेरी क्लोजली विद द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड इन्होंने पोर्टफोलियो का भी बना दिया। तो बुनियादी तौर पे आपको मैंने कहा, एक तो द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो कि पीएमबीओ के गाइड के अंदर है, फिर द स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट है, द स्टैंडर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। और ये तीनों डिसिप्लिन अगर प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो मिला दिए जाएं तो ओवरऑल इस सारी चीजों की मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। आई होप मेरी आवाज थी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। तीनों स्टैंडर्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, प्रोग्राम मैनेजमेंट का और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जब इसको यूनिफाई किया जाता है, एक बड़े स्टैंडर्ड के ग्रास्प में लाया जाता है, तो ये जन्म देता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। मतलब एक प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, ये पीएमबीओ के गाइड करती है, एक प्रोजेक्ट को कैसे चलाया जा सकता है, एक प्रोग्राम को कैसे चलाया जा सकता है, द स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट बताएगा, एक पोर्टफोलियो को कैसे चलाया जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताएगा, और इन सब को कैसे चलाया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, इसको हम कहते हैं द स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विल प्रोवाइड यू दोज गाइडलाइंस। फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि बिजनेस एनालिसिस की भी एक गाइड इन्होंने बनाई है। फिर एक रीसेंट स्टैंडर्ड ऐड हुआ है
द स्टैंडर्ड फॉर अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, जो कि प्रोजेक्ट्स को भी अप्लाई करता है, प्रोग्राम्स को भी करता है और पोर्टफोलियो को भी करता है। अर्नड वैल्यू एक मीट्रिक है, एक नापने का तरीका है कि प्रोग्रेस जो आप नापते हैं टाइम की, कॉस्ट की और स्कोप की, उनको कैसे नापा जाए, उसका एक तरीका है। तो ये तीनों पे अप्लाई करता है। ये मैं अभी इसको थोड़ा आपको बताता हूँ कि ये स्टैंडर्ड तक कैसे पहुंचा। इससे पहले ये सबसे जो ऊपर का दर्जा है वो है गाइड का, उसके बाद उससे जो निचला दर्जा है वो है स्टैंडर्ड का, दी स्टैंडर्ड का, और इसके बाद ये देखें ये दी स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें अगर वो आप अर्नड वैल्यू वाला भी मिला लें, हाँ ये है, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चलें, पीएमबीओके में चला गया तो प्रोग्राम का, पोर्टफोलियो का, ओपीएम का और अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट का, तो ये 4 स्टैंडर्ड्स और एक वो प्रोजेक्ट का भी आप शामिल कर लें तो 5 स्टैंडर्ड्स, 10 स्टैंडर्ड्स। फिर आ जाते हैं, इससे निचला लेवल है प्रैक्टिस स्टैंडर्ड। ये वो चीजें हैं जो फर्दर गाइडलाइंस पीएमआई प्रोवाइड करना चाहता है स्पेसिफिक टू अ स्पेशलाइजेशन। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के हवाले से, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के हवाले से अर्नड वैल्यू भी पहले प्रैक्टिस स्टैंडर्ड हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्नड वैल्यू का स्टैंडर्ड, ये प्रैक्टिस स्टैंडर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अल्टीमेटली प्रमोट करके इन्होंने स्टैंडर्ड, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन आता है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट आता है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, एस्टिमेशन की मैंने बात अब की, ये एक एडिशन है, ये दूसरा एडिशन है, तो एडिशंस भी इसके चलते रहते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मेरा ख्याल है कोई 4था या 5वां एडिशन चल रहा है आजकल। ये तो हैं जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा एक और भी चीज है, उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या whatever position you are holding in a project organization, आपकी कोई कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। आपकी करंट कॉम्पिटेंस क्या है, क्या कमियां हैं, क्या ज्यादतियां हैं, और मतलब एक असेसमेंट चाहिए, और फिर जहां पे आपकी वीकनेसेस हैं उनको कैसे इंप्रूव एंड एनहांस किया जाए। फिर आपका टीएनए होता है, ट्रेनिंग्स वगैरह आपको उस एरिया में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये इसका जो मैकेनिज्म है उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। प्रोजेक्ट मैनेजर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर की असेसमेंट और कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। और इससे मतलब जब आप भले पीएम आप कुछ सर्टिफाइड हैं या नहीं है, मगर अगर आप प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं तो आपको असेस किया जा सकता है इस स्टैंडर्ड के तहत और इस फ्रेमवर्क के तहत, और इसी के तहत आपको बताया जा सकता है आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस गाइड्स आ जाती हैं, इससे निचले का लेवल है। प्रैक्टिस गाइड्स में वो चीजें हैं जो पोटेंशियल रखती हैं, जो बाद में गाइड बन सकती हैं, उनको प्रैक्टिस गाइड के तौर पे शुरू किया जाता है। मिसाल के तौर पे बिजनेस एनालिसिस फॉर प्रैक्टिशनर्स एक प्रैक्टिस गाइड थी। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का प्रैक्टिस गाइड, ये भी बिजनेस एनालिसिस ही से रिलेटेड है। इन दोनों चीजों को मिलाकर अल्टीमेटली आ गाइड टू बिजनेस एनालिसिस बन गई। फिर ये गवर्नेंस ऑफ पोर्टफोलियोज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स है, और इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इन दोनों को मिलाकर आपका द स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बन गया। एजाइल प्रैक्टिस गाइड है। अभी तो इस वक्त ये प्रैक्टिस गाइड ही है, लेकिन कोई पता नहीं है कि ये प्रॉपर गाइड बन जाए, द गाइड बन जाए या द स्टैंडर्ड बन जाए। बट एनीवेज, ये जितने भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, हम इनको जनरली स्टैंडर्ड्स के तौर पे ही ट्रीट करते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। फिर एक सब्जेक्ट जो अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कवर नहीं किया जाता था, वो था नेविगेटिंग कम्प्लेक्सिटी। जब हम बात करते थे एक प्रोजेक्ट की या एक प्रोग्राम की या एक पोर्टफोलियो की, तो आसानी के लिए हम एक सादा और आसान प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते थे और उसके हिसाब से रहते कि इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड जब आप फील्ड में काम करते हैं तो आपको आसानियां नहीं मिलती, बल्कि बड़ी अजीब अजीब सिचुएशंस मिलती हैं। तो एवरी प्रोजेक्ट इज
complex in its own way. और ये तो खैर एक आम बात है, लेकिन कुछ तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब आप जब एक्चुअली प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या है। इस हवाले से कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हैंडल करना है, डील करना है, उसके लिए इन्होंने एक अलग प्रैक्टिस गाइड बनाई, जो कि अगेन एक बहुत आला किताब, एक बहुत ही जबरदस्त स्टैंडर्ड, मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बहुत अरसे से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये तो रियलाइज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर तब्दीली की जरूरत है, लेकिन ये नहीं रियलाइज करते कि वो तब्दीली लानी कैसे है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड आपको इस बात को वजाहत करता है कि अगर आप ये मानते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वक्तन फवक्तन तब्दील होने की जरूरत है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि तब्दीली लाने के जो टूल्स हैं जिनके जरिए तब्दीली लाई जाती है, वो प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोग्राम्स हैं, वो पोर्टफोलियोज हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हैज अ वेरी मच ऑफ लिंकेज विद ये जो आपके ओपीएम है, प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियोज हैं। मतलब ये जरिया बनते हैं तब्दीली लाने का। फिर एक और बहुत आला किताब जो प्रैक्टिस गाइड है, बेनिफिट रियलाइजेशन मैनेजमेंट। अभी मैंने एजाइल के हवाले से एक बात कही थी कि एजाइल इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इस तरह एक यूके की भी मेथोडोलॉजी है, PRINCE2 प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वो यूके गवर्नमेंट की है। वो लोग भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही काम करते हैं, लेकिन वो एजाइल नहीं है। लेकिन PRINCE2 वालों ने जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने PRINCE2 एजाइल भी बना लिया है। तो उन्होंने उसको एजाइल अप्लाई करके, जैसे PMI ने एजाइल को अप्लाई करके एजाइल प्रैक्टिस गाइड बनाई है, इस तरह उन्होंने PRINCE2 एजाइल बनाया हुआ है। खैर वो तो एक तरफ की बात है। मैं यहाँ बेनिफिट रियलाइजेशन के हवाले से जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी काम हम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, बुनियादी तौर पे बेशक हमारा फोकस उसका प्रोडक्ट बनाना हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप ये प्रोडक्ट बना क्यों रहे हैं? Why are you making this product? तो वो ये वाई का जवाब है, ये बड़ा जरूरी है। आई एम सॉरी जी, मैंने पढ़ नहीं सका मैसेज। निसार अहमद साहब ने कहा जी वी आर प्राउड ऑन उर्दू बिकॉज नेशनल लैंग्वेज। जबरदस्त जी। यासिर खान साहब ने कहा है कि सर ग्रेट टू इंटरेक्ट विद यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वर्कड अंडर योर डायनेमिक लीडरशिप इन नादरा। जबरदस्त जी, बहुत साल पहले की बात आपने की। 17 साल भी आप कोई थोड़ा शॉर्ट कर गए, मुझे तो नादरा छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं, तो गालिबन उससे पहले का हमारा इंटरेक्शन रहा होगा। Okay, you are having high regard for you, looking forward to learn more from you. Of course, क्यों नहीं, जब तक दम है तो हम आपसे जो कुछ हमें पता है आपको बताएंगे, जो आपको पता है वो आप हमें बताइए। फिर एहसान रजा साहब ने भी थैंक यू किया हुआ है। रिजवान अख्तर साहब कह रहे हैं कि वॉइस इश्यूज 357 पे आए थे। हाँ, थोड़ा सा आया था और मैं रुका भी था, तो मेरा ख्याल है कि कोई कंटिन्यूड प्रॉब्लम नहीं रहा, वो रिजॉल्व हो गया था। बीच में जुबैर साहब ने कहा कि जी मुझे किसी वजह से जाना पड़ रहा है फील्ड में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मोबाइल के थ्रू ये अटेंड कर सकूं। कोई मसला नहीं जी, अगर आप कर सकते हैं व्हाई नॉट। ओके जी, मैं वापस आता हूँ। आई एम सॉरी, मैं इन चीज़ों को देख नहीं सका अभी, और अभी इकट्ठे जवाब देने पड़े मुझे, और इस तरह से शायद किसी ने हाथ रेज किया हो, मुझे नहीं पता। मैंने वो विंडो बंद की हुई थी, इसलिए मैं देख नहीं सका अभी। इस वक्त तो किसी का हाथ नहीं खड़ा। तो मैं बेनिफिट रियलाइजेशन की बात कर रहा था। देखिए, प्रोडक्ट तो आप बेशक बना लें, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाया क्यों है, इसका मकसद क्या है, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ दिस। लाजमी बात है ये बात, ये जो आप चीज बनवा रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर किसी ने सोचा होगा तो उसने तो कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखा होगा ना। तो व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड, इसका
ये जो बात है बेनिफिट रियलाइजेशन की, दिस इज बियॉन्ड द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो अपना प्रोडक्ट बना के हैंडओवर करके खत्म हो जाता है, चला जाता है, लेकिन उसके फवायद आते रहते हैं। लेकिन जिस किसी ने भी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का ऑर्डर दिया, उसने उन बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड किया होगा, उसने उन बेनिफिट्स को मॉनिटर करना होगा और उनको रियलाइज भी करवाया होगा। तो ये बेनिफिट रियलाइजेशन टॉक्स अबाउट कि किस तरीके के साथ प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट या प्रोग्राम के बेनिफिट जो भी, कैसे उनको मैनेज किया जाता है ओवर प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो। बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड है ये सब के सब। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आई लव टू रीड ऑल दी स्टैंडर्ड। मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है जब मैं इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ता हूँ। और इनका हर 2-3 साल बाद इनकी नई एडिशन भी आती रहती है। तो मेरी ये आदत है कि मैं हर नया एडिशन बाकायदा हार्ड कॉपी में खरीदता हूँ, मेरे पास कलेक्शन पड़ी हुई है और मैं पढ़ता हूँ। और ना सिर्फ ये, और किताबें भी। और ये पढ़ने की आदत डालना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और भी चीज है जो पीएमआई ने बनाई है। अब क्या क्या मैंने आपको बताया, द गाइड, द स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस गाइड, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, और अब मैं बात कर रहा हूँ 5वीं चीज, पीएमबीओ के एक्सटेंशन। नाउ व्हाट इज दिस? ये जो वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, ये जो पीएमआई के स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर नॉट फॉर एनी इंडस्ट्री, दे आर जेनेरिक इन नेचर। सारे जो अब तक मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जितने भी टाइम मैनेजमेंट का, स्केड्यूलिंग का, इसका उसका, दे आर ऑल जेनेरिक। मगर अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं किसी एक इंडस्ट्री में, और ये लाजमी बात है कि वो इंडस्ट्री इंटरेस्ट लेती है और वो पीएमआई को कहती है कि हमारे लिए आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस बना दें, तो फिर वो कंस्ट्रक्शन का एक एक्सटेंशन बन गई। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन टू पीएमबीओ के गाइड। मतलब व्हाटएवर इज इन पीएमबीओ के गाइड वो तो है ठीक, लेकिन इन एडिशन टू दैट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले इस एक्सटेंशन में दी हुई बातों को भी मलहूज़ खातिर रखें। इसी तरह जो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट ने अपनी एक एक्सटेंशन बनवाई है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट एक्सटेंशन टू पीएमबीओ के। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग फिर किस तरह से उसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट में हम अप्लाई करना चाहें तो ये कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कम से कम उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से तो बनाया है, तो हम उसको थोड़ा सा टेलर कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब हमें व्हाई डू यू वांट टू री इन्वेंट द व्हील? मैं अक्सर लोग जो कहते हैं जी ये तो अमेरिका के हिसाब से बना हुआ है, ये तो फलाने ऑथर ने लिखी हुई है अपने माहौल के हिसाब से, तो मैं ये कहता हूँ कि तुमने कभी कोई ऐसी चीज लिखी है अपने माहौल के हिसाब से? जब किसी ने लिख ली है तो खुदा का खौफ करो, उससे जो फायदा उठा सकते हो वो उठाओ, बजाय इसके कि उसमें कीड़े निकालो। तो हम बेशक इन चीजों से फायदा उठा सकते हैं, टेलर कर लेना अपनी जुबान अपने हिसाब से, थोड़ा सा पढ़ें, समझें, अंडरस्टैंड करें, टेलर करें इन चीजों को। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर की भी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, सबसे आखिर में बनी थी। और अभी सिर्फ ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जिनकी एक्सटेंशन मौजूद है। जैसे जैसे और रिक्वायरमेंट आती जाएगी पीएमआई हो सकता है और एक्सटेंशन भी बनाए, लेकिन ये है कि ये सबसे पॉपुलर है 3 जो कि इस वक्त मार्केट में है। अगर मैं इनको डिसिप्लिन वाइज अलहदा करूं तो बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो पीएमआई गाइड टू बिजनेस एनालिसिस है, फिर बिजनेस एनालिसिस फॉर प्रैक्टिशनर्स है, फिर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस गाइड है। इसके बाद अर्न्ड वैल्यू के हिसाब से हमारे पास अर्न्ड वैल्यू का स्टैंडर्ड भी है और प्रैक्टिस गाइड भी होती थी, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड होता था, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड है हमारे पास, और ये 2 प्रैक्टिस गाइड्स हैं, इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ पोर्टफोलियो प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। मैं आपको ये बताता चलूं, गवर्नेंस एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त। आपको सुना होगा आप लोगों ने गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, आई डोंट नो आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये गवर्नेंस की बात हो रही है, भले वो नेशनल लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, गवर्नेंस हो, बल्कि गवर्नेंस प्रोजेक्ट लेवल पे भी होती है, प्रोग्राम लेवल पे भी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी होती है, डिपार्टमेंट लेवल पे भी होती है, प्रोविंस लेवल पे भी होती है, नेशनल लेवल पे भी होती है। तो मतलब गवर्नेंस को के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। ये जनाब, ये बहुत से स्टैंडर्ड जो मैंने आपको दिखाए मुख्तलिफ रंगों नस्ल के, ये आपके सामने हैं। और इसमें एक चीज आपको यहाँ नजर आ रही होगी राइट हैंड साइड के ऊपर, पीएमआई लेक्सिकॉन। दिस इज अ कॉमन ग्लॉसरी ऑफ ऑल दीज स्टैंडर्ड्स। मतलब कोई भी टर्म किसी भी स्टैंडर्ड में अगर इस्तेमाल हुई है
तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगी। या फॉर दैट मैटर हर किताब के अंदर अपनी अपनी ग्लॉसरी मौजूद है, लेकिन उसमें जो ग्लॉसरी में डेफिनेशन लिखी हुई है वो एग्जैक्टली PMI लेक्सिकॉन के एन मुताबिक होगी। ठीक है जी, ये है यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी। वरना पहले ये होता था कि जितने मुंह उतनी बातें, हर किसी ने अपना स्टैंडर्ड लिख के उसके एंड के ऊपर अपनी जुबान में ग्लॉसरी बनाई हुई होती थी, विच वाज नॉट फेयर। क्योंकि एक देखें, मैंने आपको पहले बताया किताब में और स्टैंडर्ड में फर्क होता है। जो स्टैंडर्ड है वो यूं समझते हैं जैसे कानून की किताब होती है, उसमें बाकायदा शिकें लिखी होती हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, और उसके अंदर फिर 1B, 1C वो बाकायदा उसको रेफर किया जाता है। इसी तरह जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेफर किया जाता है। जो किताबें होती हैं वो लाइक स्टोरी बुक्स होती हैं, मतलब एक ऑथर ने किताब लिखी है, अपने वाकयात नरेट कर रहा है, कुछ नॉलेज दे रहा है, कुछ डायग्राम्स बना रहा है, पर वो एक एक्सप्लेनेशन है और जरूरी नहीं है कि वो इल्म से भरा हुआ हो। लेकिन स्टैंडर्ड में हर लफ्ज जो होता है जू मानी होता है, और एक फिक्र में इतना ज्यादा नॉलेज इनकैप्सुलेटेड होता है और बहुत सी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती स्टैंडर्ड में, लेकिन वो जू मानी होती है। खैर, मतलब इसकी तशरीह करना जरूरी है, इन स्टैंडर्ड्स को तफसील से पढ़ना और फिर रेफर करना ये बड़ा जरूरी है। और फिर आप भले जितनी मर्जी किताबें पढ़ें उन चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए। ये तो हो गया जी PMI के बारे में कि PMI क्या है। PMI मैंने आपको बताया 1969 में इट वॉज फाउंडेड। ओके जी, यहां तक की जो गुफ्तगू है इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बात कीजिए, यू कैन रेज हैंड्स। इस वक्त हमारे पास 27 लोग हैं। पहले तो ये बताइए, कोई ऐसा तो नहीं जिसका इंट्रोडक्शन ना हुआ हो? यू कैन रेज हैंड अगर किसी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। सबका हो गया? अच्छा जी, अभी तक की गुफ्तगू में कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, रेज हैंड। नो क्वेश्चन, जबरदस्त जी, बड़ी आला बात है। आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जी? आजम साहब, आजम साहब। अच्छा सर, ये जो आपने जितनी रेफरेंस गाइड्स, स्टेटस वगैरह बताए हैं, इसके हमें सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है? दो बातें जी, मैं कोशिश करूंगा जो जो कुछ मेरे पास है मैं आपको दे दूं, वैसे अलाउड नहीं है। ऐसा होता है कि जो लोग PMI के मेंबर बनते हैं उनको ये सारी किताबें या सारे रेफरेंसेस जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। आप अगर मेंबर बन जाएंगे PMI के तो ये सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन इन जो से कि मेरा वर्जन है उसको मैं ही देख सकता हूं और कोई नहीं देख सकता। वो लॉक्ड वर्जन होते हैं, मैं उसे डाउनलोड भी करता हूँ, PDF फाइल है, मैं उसे डाउनलोड भी करता हूँ, लेकिन वो आप पढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर यही होता है कि अगर आप खुद PMI के मेंबर बन जाएं तो वो फिर आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करें, पढ़ें, फायदा उठाएं, व्हाटएवर। और ना सिर्फ ये बल्कि और बहुत सा मटेरियल, मतलब आज तक PMI में जितनी रिसर्च हुई है वो सबकी सब आपको फ्रीली अवेलेबल होगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत कुछ है। तो मतलब वो एक पूरा अंबार है जो आपके सामने खुल जाएगा। तो वो एटलीस्ट मैं आपको ये तो शेयर कर ही दूंगा, ये जो दो चीजें हैं एजाइल के हवाले से, एजाइल से रिलेटेड चीजें मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अगर आपको बाकी चीजें चाहिए तो वो आप मेंबरशिप लें, आपको सब कुछ मिलेगा। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप में से कितने लोग हैं जो ACP का एग्जाम देने में इंटरेस्टेड होंगे अल्टीमेटली कभी भी? अभी मैं नहीं कह रहा कि फौरन दें। मुस्तफा सईद मिनाज साहब, और कोई? इमरान खान साहब, मोहित अहमद, सैयद फैसल, ओके। तो 4 लोग हैं। आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा लोगों को अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद शायद आपकी राय किसी हद तक कुछ और 4 लोग और भी शामिल हो जाएं। लेकिन मैं ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको करना चाहिए तैयार, और मतलब इतनी मेहनत करके पढ़ के तो एग्जाम दे दें, पास हो जाएगा, सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। जी आजम साहब।
जी बोलिए मोहम्मद आशिम। सर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ सर। अच्छा अच्छा, और असद साहब आप भी इंटरेस्टेड हैं? असद अनवर साहब। जी डिपेंड करता है कि इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है और इसकी रिन्यूअल वगैरह की क्या कंडीशंस होती है, मैं वो भी काइंडली थोड़ा सा बताता हूँ। रिन्यूअल तो 3 साल बाद होता है, $60, और जो एग्जाम है वो भी मेरा ख्याल अब सस्ता हो गया काफी, मैं बताता हूँ। ठीक है। और सर वो भी करना होगा, कोई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टडी आवर्स या कोई चीज जी जी करनी होगी? ये आप पढ़ रहे हैं ना, इससे हो जाएगा वो। ठीक है ठीक। नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि ये तो वो स्टडी आवर्स एग्जाम के लिए होंगे ना, हाँ जी। लेकिन अगर एग्जाम की रिन्यूअल की बात करें, वो उसके लिए कोई नंबर ऑफ आवर्स हमें हर साल कर रहे होंगे कंप्लीट? जी जी, उनको पीडीयूज कहते हैं। पीएमबी तो पीडीयूज कहते हैं, वो भी मैं आपको। जी पीडीयूज। जी हाँ, तो वो पीडीयूज कहलाते हैं जो अब सर्टिफिकेशन करने के बाद जरूरत पड़ती है, और जो सर्टिफिकेशन करने से पहले आपको आवर्स चाहिए होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आवर्स कहते हैं। तो ये वाला जो कोर्स है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट आवर्स में जाएगा और वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बाकी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो तो आपका होना चाहिए, वो भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थोड़ी सी है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर लेंगे, तो वो मसला नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है आप में से हर कोई बंदा कम से कम 2-3 साल का तो एक्सपीरियंस रखता ही होगा ना, तो वो मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं बताता हूँ आपको रिक्वायरमेंट उसकी एसीपी की, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे पहले जरा हैंडबुक की तरफ जाने दें। पीएमआई एसीपी, आप पीएमआई की वेबसाइट पे जाएं और वहां सर्टिफिकेशंस को क्लिक करें। उसके नीचे 8 डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं, और फिर कुछ और भी हैं, मेरा ख्याल है 2-3 सर्टिफिकेशन उन्होंने और मजीद ऐड कर दी हैं उसमें एजाइल की। ये जो एसीपी है ये भी उस एजाइल वाली में नजर आएगा आपको। एसीपी की सर्टिफिकेशन, हर सर्टिफिकेशन का एक हैंडबुक होती है। आप उस सर्टिफिकेशन के नाम पे क्लिक करेंगे तो उसका पेज खुलेगा, उसके अंदर 2-3 पीडीएफ फाइल्स पड़ी होंगी। एक का नाम होगा हैंडबुक, एक का नाम होगा एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। तो आप रेलेवेंट अपनी सर्टिफिकेशन से ये 2-3 चीजें जो वहां पड़ी होंगी पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो बातें मैं आपसे अभी करने वाला हूं ये हैंडबुक में दी हुई हैं, और दूसरी जो अगला एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन को भी मैं आगे चलकर कवर करूंगा। पहले हम हैंडबुक को देख लेते हैं और इसमें आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पीएमआई की कोई भी सर्टिफिकेशन हो, जब वो मार्केट में आती है तो वो बिला वजह नहीं आती। मार्केट की डिमांड होती है कि हमें जनाब इस तरह का एक्सपर्ट चाहिए। जब मार्केट में किसी खास किस्म के एक्सपर्ट की डिमांड बढ़ती है और पीएमआई ये फील करती है कि मार्केट इस किस्म के लोगों को ढूंढ रही है, तो पीएमआई एक मार्केट रिसर्च करवाती है थर्ड पार्टी से, जो कि इंटरनेशनल ग्लोबल होती है। और उस ग्लोबल रिसर्च में, जो कि हर 2-3 से 5 या 7 साल बाद होती है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन के हालात किस तरह चेंज हो रहे हैं, उस मार्केट रिसर्च में वो लोग एक तो इसका बिजनेस केस बिल्ड करते हैं कि वाकई इसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और दूसरा वो क्या खसूसियात हैं जो उस स्पेशलिस्ट में मार्केट देखना चाहती है। अब एसीपी, जो पीएमआई एसीपी बंदा हो, उसे क्या क्या करना आता हो, उसको मतलब उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, वो तमाम टूल्स जो उसे इस्तेमाल करने आते हों, वो तमाम काम जो उसे करने आते हों, वो सब के सब नोट किए जाते हैं। और इस मार्केट रिसर्च को एनालाइज करके एक एग्जाम स्पेसिफिकेशन बनाई जाती है, जिसमें बाकायदा बयान किया जाता है कि क्या क्या टास्क इसको करने आते हों, और हर टास्क को ये करना इसको आता है, ये चेक करने के लिए क्या क्या सबूत होने जरूरी हैं। What are the enablers for that task? तो ये फिर बाकायदा वो एक लिस्ट बन जाती है, और ये दरअसल आपका सिलेबस बन जाता है उस सर्टिफिकेशन का। और ये जैसे मैंने कहा हर 3 से 7 साल
में रिवाइज भी होता रहता है और एग्जाम बदलता भी रहता है। ये जो भी करंट स्पेसिफिकेशन बन गई है इसको कहते हैं एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। ये आपको रिलीज कर दी जाती है वो किताब की सूरत में कि ये चीजें हैं जो आपको टेस्ट किया जाएगा, और उसी की बुनियाद पे जो एग्जाम बनाने वाले लोग हैं, एक टीम है जो एग्जाम बना रही होती है, उसको भी यही एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशन या एग्जाम कंटेंट आउटलाइन दे दी जाती है और वो इसी को मद्देनजर रख के एग्जाम के क्वेश्चंस बनाती है। याद रहे कि एग्जाम क्वेश्चंस वो कहीं से भी बना सकते हैं, किसी भी किताब से बना सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू PMI स्टैंडर्ड्स। उनको कंटेंट आउटलाइन मिल गई है, उनको स्पेसिफिकेशन मिल गई है, उस स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल बना सकते हैं। उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ स्टैंडर्ड से ही पेपर बनाना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको मद्देनजर रखें। अक्सर लोग कहते हैं हमने तो पूरा स्टैंडर्ड पढ़ा था, हम फिर भी फेल हो गए। कुछ लोग जो गाइड बुक्स पे बहुत ज्यादा मुनसर होते हैं कि हमने रीटा की किताब पढ़ी थी या फलानी किताब पढ़ी थी, और लोग तो कहते हैं उसको जो पढ़ ले पास हो जाता है, तो ये गलत बात है। जो पढ़ ले पास हो जाता है ये तो क्या तुक हुआ। मतलब ये है कि ठीक है, अच्छी, बहुत अच्छी किताब है रीटा मालकेई की, लेकिन उसको बिल्कुल इस तरह से बिलीव कर लेना गलत होगा। लाजमी बात है, हर एक बंदे का अपना अपना एप्टीट्यूड होता है, कोई उसको बातों को समझ गया, कोई नहीं समझा। अब आपको कोई वो जादू तो नहीं है ना कि आपने घोल के पी लिया तो अब आप पास होना लाजमी है आपके लिए। तो ये ज़हन में रखिए कि कभी हम ऐसे रिलाय नहीं कर सकते कि जनाब अब मैंने ये किताब पढ़ लिया मैं पास हो जाऊंगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एनीवेज, आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम इस तरह से बनता है, और फिर जब नई कोई सर्टिफिकेशन हो तो पहले उसका पायलट चलाया जाता है। पायलट में वो टेस्ट करते हैं कि जी किस तरह है, लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। अगर कोई तब्दीलियां करने की जरूरत है वो तब्दीलियां कर देते हैं, और अल्टीमेटली एक ये जो भी क्रेडेंशियल एग्जाम आप देना चाह रहे हैं वो क्रेडेंशियल रिलीज कर दिया जाता है और बाकायदा उस पर टेस्टिंग शुरू हो जाती है, ऐसा होनी चाहिए। और फिर कंटिन्यूड उसके ऊपर फीडबैक इकट्ठे करते रहते हैं। फिर दोबारा जरूरत पड़ती है 3-5 साल बाद उसकी मार्केट रिसर्च करते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह सर्टिफिकेशन हमेशा अपडेटेड रहती है। ACP के एग्जाम में अप्लाई करने के लिए वैसे तो यू कैन अप्लाई पेपर के, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कागज के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका है। मैंने नहीं देखा काफी अरसे से कि कोई बंदा इस पेपर वाले तरीके पे अब अप्लाई करता होगा। अब सब कुछ ऑनलाइन ही होता है और वो ज्यादा आसान तरीका है। आप PMI की वेबसाइट पे, जहां मैंने सर्टिफिकेशन में बताया, आप PMI ACP के अंदर गए थे और वहां पे ये सब चीजें आप पढ़ रहे थे, वहीं पे एक बटन बना हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन मैं इसको क्लिक करने से पेशतर मैं आपको ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू मस्ट बिकम अ PMI मेंबर फर्स्ट। ऑल्दो PMI डज नॉट मैंडेट कि ओनली मेंबर्स कैन अप्लाई फॉर एनी सर्टिफिकेशन, एनीबॉडी कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशन, बट members will have to pay lesser fee। जो नॉन मेंबर्स हैं उनको काफी ज्यादा फीस देनी पड़ती है। एनीवेज, मेंबर होने के अपने बहुत ज्यादा फवायद हैं, बहुत ज्यादा। मतलब जितने पैसे आप पे कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि उससे कहीं ज्यादा पैसे का आपको रिटर्न मिल जाता है नॉलेज की सूरत में। तो मतलब ये वही बात है कि समझने वाले के लिए इशारा काफी है। अगर कोई नहीं समझना चाहता या उसको बिलीव नहीं करता तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं जाती तौर पे इवन फाइनेंशियली मैंने बहुत फायदा उठाया PMI में। शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया तो चूंकि मैं काफी एंथुसियास्टिक था, इंक्विजिटिव था, तो मैं PMI के साथ इन्वॉल्व हो गया। मैंने उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया कि जी फलानी चीज में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, फलानी चीज में करना चाहता हूँ। मैंने वहां जाके पेपर पढ़ने शुरू कर दिए, मैं उनकी मीटिंग्स में उनको फैसिलिटेट करना शुरू हो गया। फिर उनकी जो स्टैंडर्ड्स लिखे जाते थे मैं उनमें शामिल हो गया। मैंने उनकी एफर्ट्स को लीड भी किया। आप यकीन कीजिए कि जब मैं PMI के साथ इन्वॉल्व था, अभी मेरा ख्याल है पहला दूसरा साल था PMI का मेंबर बने हुए, मैं टोटल जो $100 कुछ
पे करता था सालाना, और आप यकीन कीजिए कि पीएमआई के तकरीबन तरफ से जो मैं मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जाता था, वो कम से कम साल में 4 चक्कर मेरे लगते थे जो कि पेड होते थे पीएमआई की तरफ से। आप अंदाजा कीजिए। तो वो 4 मीटिंग्स अटेंड करने के लिए वो उतने मुझे टिकट पैसे में उतना पैसा वो मेरे पे खर्च कर देते थे, कहीं ज्यादा उससे जो मैंने पीएमआई के ऊपर खर्च किया था। और उसके ऊपर तुर्रा ये कि सीखने का मौका मुझे मिलता था, मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ओवर द ईयर्स हुआ। सोशल नेटवर्क जो मेरे बने, लोगों के साथ जो मेरी ताल्लुकात इस्टेब्लिश हुए इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक तरफ, नॉलेज एक तरफ और फाइनेंशियल बेनिफिट एक तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि दैट वाज अ ग्रेट टाइम। एनीवेज, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। आप में से कोई इतना एंथुसियास्टिक हो और कुछ करने की मजाल रखता हो, हिम्मत रखता हो, तो व्हाई नॉट, यू कैन ऑल्सो एंजॉय दैट। और मेरे बाद इधर पाकिस्तान से काफी लोगों ने इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, कराची के चैप्टर के तकरीबन 8-10 लोग जो हैं वो इसी तरह पीएमआई के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। और भी लोग हैं जो मतलब इस्लामाबाद से, लाहौर से, काफी लोग अब तक। मैं तो 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि जब मैंने इसको 2005 तक मैंने बहुत एंजॉय किया। खैर, वापस आता हूँ जी। तो ये मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट कीजिए, ज्यादा बेहतर है। और जब आप ऑनलाइन के लिए बटन दबाएंगे एप्लीकेशन का, तो एक एप्लीकेशन खुलेगी और उसके अंदर नेचुरली अगर आप पहले से मेंबर हैं तो आपका नाम, ईमेल नंबर, तो वो आपको फिर पूछेगा सर्टिफिकेशन के बारे में, अपना जिस सर्टिफिकेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में, और उसके फिर सवालात चलते रहेंगे। उसमें उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। एक में आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर आपकी तालीमी काबिलियत लेते हैं, फिर आपके वो जो तजर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने प्रोजेक्ट के किए हुए हैं, उनके ऊपर कुछ सवाल आते हैं। इस तरह करके वो तकरीबन आपसे वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो ज़रूरत होती है। लेकिन लाजमी बात है कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, आपने मे भी अपने सीवी को कंसल्ट करना हो, कोई डेट्स अवेलेबल हों, कोई ना हो, तो यू मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन इन वन गो। एक सिटिंग में मुमकिन है आप उसको ना भर सकें। तो उसकी फैसिलिटी उन्होंने ये दी हुई है कि ये एप्लीकेशन जो आपकी जब आप ऑन कर खोल लेते हैं, उसके 90 दिन तक इसको रीयूज किया जा सकता है। आपने जितना भर दिया, आप जब छोड़ के सेव करके बाहर निकलेंगे तो अगली दफा वहीं से शुरू होगा काम, तो नथिंग इज लॉस्ट। सेकेंडली, अगर आप 90 दिन तक इनएक्टिव रहेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन बंद कर दी जाएगी। तो मतलब ये है कि आप अगर 90 दिन के अंदर अंदर, बहुत टाइम है, 90 दिन का मतलब 3 महीने होता है, तो 3 महीने में तो आप एप्लीकेशन भर ही लेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 1-2 नहीं तो 5 दिन बहुत हैं एप्लीकेशन मुकम्मल करने के लिए। वरना तो एक सिटिंग में भी हो जाता है कि मुझे चूंकि पता होता है कि मैंने क्या भरना है, मैं पहले ही डाटा सामने रखता हूँ, एक ही सिटिंग के अंदर मैं पूरी एप्लीकेशन भर के सबमिट कर देता हूँ। लेकिन अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग, इट इज नॉट दैट लॉन्ग जॉब कि आप 3 महीने तक इंतजार करते रहें। तो एप्लीकेशन आपने भर के सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद जो ही पीएमआई को, लाजमी बात है वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसी वक्त रिसीव हो जाएगी, तो पीएमआई विल गेट बैक विद यू विद एप्लीकेशन कंप्लीटनेस रिव्यू कि आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल है और हमें मिल गई है। बस इतनी बात, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है और मुकम्मल है, मतलब कोई कॉलम आपने छोड़ा नहीं, कोई चीज कमी नहीं है। हाँ, ये मत समझिएगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, राइट? ये सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हमने मोटा मोटा देख लिया है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सारे कॉलम भरे हुए हैं, बस। उसके बाद वो लोग ये आपको 3-4-5 दिन के अंदर डिसाइड करके बताएंगे कि वेदर योर एप्लीकेशन विल बी ऑडिटेड और नॉट।
ऑडिट का मतलब ये है कि कुछ एप्लीकेशंस एट रैंडम 10% एप्लीकेशंस अलग कर ली जाती हैं और उनको चुन लिया जाता है ऑडिट के लिए। ऐसी बात नहीं है कि किसी वजह से अलहदा की जाती है, उनमें कोई खराबी नहीं होती, किसी की भी एप्लीकेशन ऑडिट में आ जाएगी और एट रैंडम वो कहेंगे अच्छा फलानी चीज दिखाओ, फलाना कागज दिखाओ। तो वो जो क्लेम आपने दाखिल किए हुए हैं कि मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, मैंने फलाने इदारे में काम किया था इस तारीख से इस तारीख तक और ये वाला प्रोजेक्ट किया था, तो वो बातें फिर आपको साबित करनी पड़ती हैं। साबित करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपने वहां से जाके एक्सपीरियंस लेटर लेके आना है। PMI विल सेंड यू ट्रांसक्रिप्ट लेटर, ब्लैंक ट्रांसक्रिप्ट लेटर्स ड्यूली टाइप्ड, वो आपको PDF फॉर्मेट में भेज देंगे। आपका ऑडिट एप्लीकेशन पूरी, उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। जो चीजें आपने बनवानी है उनके ट्रांसक्रिप्ट पहले से तैयार हैं, उनमें लिखा हुआ है कि ये ट्रांसक्रिप्ट आपने फलानी यूनिवर्सिटी में लेके जाना है, फलाने बंदे के पास लेके जाना है, और ये उसका फोन नंबर जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है ये इसके पास लेके जाना है, और इससे ये कॉलम फिल करवाने हैं। ये जब आप उस बंदे के पास जाके उससे फिल करवाएंगे, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि ये प्राइवेटली फिल करना है। एक लिफाफा प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिफाफे के अंदर इसको बंद करके सील कर दीजिए खुद ही। जो बंदा उसको भर रहा है वो उसको लिफाफे में बंद करेगा, सील करेगा, सील के ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा और वो सर्वमोहर लिफाफा आपके हवाले कर देगा। आप इस तरह के जितने लिफाफे इकट्ठे करने हैं वो करेंगे और ये सारा ऑडिट मटेरियल आप PMI को हर साल कर देंगे बाय कोरियर। जब PMI को, लाजमी बात है यहां से वहां पहुंचने में इवन कोरियर के जरिए भी कुछ ना कुछ दिन तो लगेंगे, 2-3 दिन या मे बी 5 दिन लग जाएंगे। PMI मजीद 5 से 7 दिन लेगा इस ऑडिट को प्रोसेस करने में। अमूमन जब आपने ऑडिट बना के भेजा है तो गलत तो नहीं भेजा होगा, तो वो एक्सेप्ट हो ही जाएगा। लेकिन अगर कहीं उन्हें गड़बड़ नजर आ गए तो वो उसे रोक सकते हैं। और अगर आपने कोई बेईमानी की है, 2 नंबरी की है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि वो आपको डिबार कर दें, फिर आप मेंबर इन गुड स्टैंडिंग नहीं रहते। तो झूठ नहीं बोलना, गलत स्टेटमेंट नहीं देनी, 2 नंबरी नहीं करनी, तो फिर आपको कोई डर नहीं है। एनीवेज, अगर आपका ऑडिट कबूल हो जाता है उसके बाद वो आपसे मांगते हैं पैसे। वैसे ये मेरा ख्याल है प्रोसेस थोड़ा स्विच हो गया, पहले पैसे आजकल मांग रहे हैं, ऑडिट बाद में आ रहा है, या वाइस वर्सा, थोड़ा सा इसमें स्विचिंग हुई है। एनीवेज, फिर आपसे वो पैसे मांगते हैं। पैसे जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो आप पे कर देते हैं। जो ही आप पैसे पे कर देते हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अगर आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड नहीं है तो यू इवन कैन पे थ्रू समबडी एल्सेस क्रेडिट कार्ड, उसको आप वो पैसे दे रहे हैं और उसके कार्ड के ऊपर आप चार्ज करवा दें। ये जब एप्लीकेशन कबूल हो जाती है इसके बाद तो एप्लीकेशन आपको एलिजिबिलिटी का लेटर आ जाता है PMI की तरफ से, और उस एलिजिबिलिटी के लेटर में आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। जिस तारीख से अप्रूवल हुआ है उसके बाद 1 साल का टाइम दिया जाता है कि इस 1 साल के लिए आपको अप्रूव किया गया, अब आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपका अप्रूवल जो है दैट स्टैंड्स गुड फॉर 1 ईयर। 1 साल में आप कभी भी दे सकते हैं। और मजे की बात ये कि एक दफा नहीं, आप अब मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ये एग्जाम दे सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा, पे आपको करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी है तो प्रोसेसिंग फी काट के जो थोड़े से पैसे बाकी बचते हैं एग्जाम फीस के, वो सिर्फ पे करने पड़ेंगे। तो आप 3 दफा अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जो बंदा 3 दफा फेल हो जाए तो PMI कहती है अभी रुक जाओ भाई, आप उसको आपको डीबार कर देगी, अब आप एग्जाम 1 साल मजीद नहीं दे सकते, आपको 1 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड एवरीथिंग, आई वुड रादर से ACP का इम्तिहान तो इतना आसान, इतना सिंपल है कि आप पहली ही दफा में बड़े यकीनी तौर पे पास कर लेंगे। मैंने जाती तौर पे ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो ACP के एग्जाम में फेल हुआ।
नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा टेलर कर लें, वो जो मैंने कहा था ना, माइंडसेट बना लें एजाइल वाला, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। एनीवेज, आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर मैं भी आपको बताता हूँ कितने क्वेश्चन है और कितना टाइम है। जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो एग्जाम पास करने के बाद आपका सर्टिफिकेशन साइकिल शुरू हो जाता है। सर्टिफिकेशन साइकिल आपका 3 साल का होता है और 3 साल में यू आर सपोज टू कलेक्ट सर्टेन नंबर ऑफ पीडीयूज। अब वो पे करके हासिल करते हैं या किसी और तरह से हासिल करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ करते हैं, पर जो भी कुछ करते हैं, आपने वो अगर सर्टिफिकेशन पीडीयूज हासिल किए और 3 साल में क्लेम दाखिल कर दिए तो आप रिन्यूअल के लिए ड्यू हो जाते हैं। फिर आप रिन्यूअल की $60 फीस होती है, वो पे करें और अपनी सर्टिफिकेशन रिन्यू करवा लें। इसको कहते हैं सर्टिफिकेशन मेंटेनेंस। हर 3 साल बाद आपको सर्टिफिकेशन को मेंटेन करना है, रिन्यू कराना है। अगर आप ना करवाएं 3 साल बाद, तो 3 साल बाद अगर 3 साल की डेट गुजर जाती है तो आपकी सर्टिफिकेशन रिन्यूअल नहीं हुई तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब नाउ यू कैन नॉट राइट PMI ACP विद योर नेम, और ये सस्पेंशन है, ये याद रहे, ये आपकी सर्टिफिकेशन एक्सपायर नहीं हुई, आप सस्पेंडेड हैं, आपको सजा दी गई है कि आपने क्यों नहीं रिन्यू किया। और अभी भी मौका दिया गया है कि 1 साल का पीरियड है, अपने 60 पीडीयू पूरे करके हमें दिखा दें और अपनी सर्टिफिकेशन वापस ले लें। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये आखिरी साल, चौथा साल जो है, ये भी जाया कर दिया तो फिर आपकी सर्टिफिकेशन मुकम्मल तौर पे एक्सपायर हो जाएगी। और अगर दोबारा आप करना चाहें तो आपको सारे प्रोसेस से शुरू से गुजरना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें आप ये अपनी सर्टिफिकेशन जाया कर दें। मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा जागते रहें और अपनी सर्टिफिकेशन वक्त पे करें। मैंने देखा अक्सर लोग जो हैं, जब सर्टिफिकेशन में थोड़ा टाइम रह जाता है या बल्कि एक्सपायरी हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है, तब आके मुझे बताते हैं कि हम क्या करें। मैं आपको ये बता दूं कि इसको रिन्यू कराना निहायत आसान काम है। अगर चंद रोज भी रह गए हैं, आपके टाइम है अभी, चंद रोज में मैं आपके 60 पीडीयूज पूरे करवा सकता हूँ, या जितने भी पीडीयूज आपने हासिल करने हैं। मैं खाली इसके काम होते हैं। 60 पीडीयूज तो बड़ी सर्टिफिकेशन के हैं, PMP के, PGMP के, पोर्टफोलियो के, बिजनेस एनालिसिस के, इनके 60 पीडी, इनके मेरे ख्याल एजाइल के तो 30 हैं या 20 हैं, मैं भी बताता हूँ आपको। खैर जी, ये तो है इसकी सर्टिफिकेशन का सिलसिला। एजाइल का वो मैंने कहा था ना कि बाकायदा कौन कौन से टास्क, एक एजाइल टास्क आपको करने आने चाहिए, उसका एनालिसिस बाकायदा होता है। तो ये एजाइल जॉब एनालिसिस आपको करते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन उसकी रोशनी में बनाई जाती है। So this agile job analysis determines the level of importance of each of the task, tool, technique, and knowledge and skill required to use agile principles and practices in project management. तो मतलब उसमें जो जो मेंशन है कि कौन सा टास्क आपको एजाइल टास्क करना आना चाहिए, इसमें क्या टूल, क्या टेक्निक, क्या नॉलेज स्केल इस्तेमाल होता है, वो सब आपको उसमें मलका हासिल होना चाहिए। और अगर पहले से नहीं पता तो लाजमी बात है आपने उसको सीखना है। बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये जो जॉब एनालिसिस किया, सर्वे किया, इसकी वजह से एग्जामिनेशन ने जन्म लिया। और PMI ACP एग्जाम एक वाइटल पार्ट है ऑफ द एक्टिविटीज लीडिंग टू अर्निंग दिस सर्टिफिकेशन। अगर आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो यू विल अचीव दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके हवाले से इस सर्टिफिकेशन को शुरू किया गया। एजाइल प्रैक्टिशनर कौन है जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करे अपने एम्प्लॉयर को कि प्रैक्टिशनर्स का लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या है एजाइल प्रैक्टिसेस में एज फार एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोस। फिर इंक्रीज द प्रैक्टिशनर्स प्रोफेशनल वर्सेटिलिटी इन बोथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। वो अपने आप को उन औजार को इस्तेमाल करने का माहिर भी बनाए जो कि एजाइल में इस्तेमाल होते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन में वो कहता है कि आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, आप सेकेंडरी डिग्री भी है आपके पास, मतलब ये कि आप ग्रेजुएट नहीं भी हैं तब भी चलेगा, आप एजाइल का एग्जाम दे सकते हैं। आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो भी दे सकते हैं, आपके पास एसोसिएट लेवल की ग्लोबल डिग्री है तब भी दे सकते हैं। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं भी की हुई तो आप एसीपी का एग्जाम दे सकते हैं। ट्रेनिंग आपको 21 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए, हम जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो तो इससे बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि हम काफी तफसीली आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप एग्जाम देना चाहें तो बेशक दें, नहीं देना चाहें तो आपका कम से कम इल्म तो इंक्रीज हो। जहां तक तजर्बे की, एक्सपीरियंस की जरूरत है तो वो ये कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कम से कम 1 साल 12 महीने आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जरूर की हो। एजाइल की बात नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपने प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम से कम 1 साल जरूर की हो। और अगर आपने पीएमपी पहले से किया हुआ है तो फिर आपको ये एक्सपीरियंस बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पीएमपी होने के लिए आप 3 साल का एक्सपीरियंस शो करते हैं, तो वो तो अगर आप पीएमपी हैं तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है जनरल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस एज सच। हाँ, अलबत्ता 1500 घंटे या 8 महीने का एजाइल का तजर्बा जरूर रिक्वायर्ड है। वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट टीम्स यूजिंग एजाइल मेथोडोलॉजी, कोई भी मेथोडोलॉजी हो, स्क्रम हो, क्रिस्टल हो, कुछ भी हो, मैं बताऊंगा आगे कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज होती हैं। कोई भी मेथोडोलॉजी हो, आपने कम से कम 8 महीने उसमें काम किया। और अमूमन आईटी वालों के लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के दौरान भी ये इस्तेमाल करते हैं और फिर जॉब भी सीधा सीधा इसी में आ जाती है, उनके लिए आसानी जरूर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि जो काम हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहे हैं उसमें एजाइल टाइप की चीजें आपने की हैं, तो आप उनको भी अपने एक्सपीरियंस के तौर पे शो कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या है। मिसाल के तौर पे एक चीज है सर्वेंट लीडरशिप। अब सर्वेंट लीडरशिप को एजाइल की मिरास नहीं है, ये आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हम करते हैं, और भी बहुत से टूल हैं जो आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। और आपको अगर लगता है कि आपको ये जानते हैं और समझते हैं और उसमें अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उसे एजाइल एक्सपीरियंस के तौर पे शो कर सकते हैं। Anyways, तो दिस एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन अर्न्ड इन द लास्ट 3 years। 3 साल से पुराना एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा एजाइल के हवाले से, और 5 साल से पुराना एक्सपीरियंस जो जनरल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप वो नहीं शो कर सकते। मतलब जनरल मैनेजमेंट का 5 साल के अंदर अंदर का एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, और एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 3 साल के अंदर अंदर 8 महीने का एक्सपीरियंस आपने शो करना है। तो ये हैं जी वो रिक्वायरमेंट्स जो आपने पूरी करनी है तो आपको एग्जाम में बैठने दिया जा सकता है। तो ये वही, इसको टेक्सचुअल तरीके से लिखा हुआ है, सेकेंडरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। फिर जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2000 घंटे या 12 महीने और 5 साल के अंदर अंदर, और एजाइल एक्सपीरियंस 1500 घंटे 8 महीने के अंदर। दिस एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन अर्न्ड इन द लास्ट 3 years। These are in addition, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो 1500 घंटे हैं वो जनरल प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस के 2000 घंटों के अलावा है। मतलब इन अदर वर्ड्स 3500 घंटे का टोटल एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। ट्रेनिंग जो आपने लेनी है वो 21 कॉन्टेक्ट आवर्स अगर आप शो कर दें काफी है, और आवर्स मस्ट बी अर्न इन एजाइल प्रैक्टिसेस। अब ये आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई मैकेनिक का कोर्स किया था तो वो उसके मुझे आवर्स मिल जाए। आपने एजाइल की प्रैक्टिसेस के ऊपर कोई ट्रेनिंग अटेंड की होगी तो वही काउंट होगी। जो एक्सपीरियंस आप प्रोजेक्ट्स का शो करते हैं उनमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे काम साइमल्टेनियसली कर रहा था या 2 प्रोजेक्ट आपस में ओवरलैप कर रहे थे, क्योंकि जहां जहां ओवरलैप होगा वहां वो एक प्रोजेक्ट की तरफ तो काउंट किया जाएगा, दूसरे की तरफ नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 और 2 बना हुआ है, तो जब वो काउंट करेंगे, जब आप ये तारीखें देंगे, ये वाली तारीखें देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोजेक्ट 1 को तो पूरा काउंट कर लेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट 2 को
जिस तारीख को प्रोजेक्ट 1 खत्म हुआ है वहां से ऑनवर्ड काउंट करेंगे, जितना बाकी उसका स्टॉप तक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ओवरलैप ना शो करें तो बेहतर है, क्योंकि ओवरलैप का तो वो जाया हो जाएगा। और गैप भी हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट करने में हो सकता है आप एक आध महीने फारिग बैठे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी उसने खुद ही बता दिया कि आपका एक्सपीरियंस 3 या 5 साल से ज्यादा पुराना ना हो, तो उसके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा, छोटा मोटा गैप चलेगा। एग्जाम में आपको टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 100 एक्चुअल क्वेश्चंस हैं और 20 डमी क्वेश्चंस हैं या अनस्कोर्ड क्वेश्चंस हैं। Having said that, I want to clarify to you that these 20 questions, which are dummy questions, are unscored, are pre-test questions, they are mixed in 120. You don't actually know कि ये 20 ट्रायल क्वेश्चंस कौन से हैं। इसलिए आई वुड से कि डू नॉट इवन कंसिडर कि ऐसे कोई 20 सवाल हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस you will be presented 120 questions and you have to pass out of these 120 questions. बात खत्म। अब आप ये कहते रहे कि नहीं यार फलाना क्वेश्चन तो मुझे जाली लग रहा था, ये तो डम लग रहा था, ऐसा था, ये वो होगा, मैं पास हो जाऊंगा इसको, ये गलत भी हो गया। ऐसा नहीं सोचना। गलत हो गया तो अपनी गलती माने, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू विल नॉट कंसिडर कि यार ये स्कोर्ड है या अनस्कोर्ड है। आप सिर्फ एक बात जानते हैं, 120 सवाल हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, बस बात खत्म। अगर 100% रिजल्ट दे सकते हैं आला, नहीं तो कम से कम आप अपना टारगेट 85-90 का रखेंगे, बहुत आला तैयारी करेंगे तो आपका एक तो पास होना यकीनी हो जाएगा, दूसरी बात ये कि आपको कॉन्फिडेंस भी होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे का मतलब क्या हुआ, 180 मिनट और आपके क्वेश्चंस हैं 120। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास 1 मिनट से ज्यादा टाइम है, 1.5 मिनट है आपके पास, ऐसे ही है ना, 1.5 मिनट है, काफी टाइम है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, सिनेरियो बेस्ड जरूर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होंगे। फीस की बात जहां तक आती है, एसीपी के एग्जाम की जो फीस है वो है, जो लोग मेंबर्स हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं मेंबरशिप की क्या फीस है। पीएमआई की मेंबरशिप मैं तो रिकमेंड करूंगा आज ही ले लें, बहुत काम की चीज है। इसकी मेंबरशिप है सालाना $129, $129। मगर अगर आपने पहले कभी नहीं ली तो फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव टू पे $10 एक्स्ट्रा, मींस $139. Moreover, because they have got many chapters worldwide and certain special interest groups which you can join on extra charges, तो मैं ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप पाकिस्तान में जो आपका करीब तरीन चैप्टर है, पाकिस्तान में 3 चैप्टर हैं, कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में। अगर जिस भी शहर में आप हैं और आप के जो करीब तरीन चैप्टर है, आई वुड सजेस्ट कि वो जरूर ज्वाइन कर लें। सिर्फ इनकी जो चार्जेस होते हैं $20 से $30 हैं पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, कराची चैप्टर मेरा ख्याल है $30 लेता है, $20 मेरा ख्याल है लाहौर लेता है और $20 इस्लामाबाद लेता है, तो $20-30 के अंदर अंदर। तो 139 में आप ये $20-30 एक चैप्टर के ऐड कर लें, फर्ज करें $20 ऐड किए तो ये हो गए $159। टोटल $159 आपको पहली दफा देने हैं और फिर सालाना 149 हो जाएंगे।
लेकिन फायदा जब आप देखेंगे तो वो बेइंतहा है। अच्छा, एग्जाम अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आपको $495 पे करने पड़ेंगे। आप दे सकते हैं एग्जाम नॉट बीइंग अ मेंबर, बट एज आई सजेस्टेड बेटर बी अ मेंबर and then go for exam, then you pay $435. अगर आप खुदा ना खास्ता, वैसे तो चांस कोई नहीं है कि आप पास ना हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप पास नहीं होते तो री एग्जामिनेशन जो आप मजीद 2 दफा दे सकते हैं, तो पर अटेम्प्ट की फीस मेंबर के लिए $335 है और नॉन मेंबर के लिए $395। मतलब $100 प्रोसेसिंग फीस आप पे नहीं पड़ी, जो एग्जाम फीस है वो पड़ी, वो आपने पे कर देने। इसी तरह जब आपके 3 साल पूरे हो जाते हैं और अपना रिन्यूअल आप शराइत पूरी कर लेते हैं 60 PDUs की, तो $60 मेंबर लोग जो हैं वो पे करके अपना रिन्यूअल हासिल कर सकते हैं, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनको $150 पे करने पड़ेंगे। उनको $150 में रिन्यूअल मिलेगा। अब आप मुझे देखिए, मैं 2000 में किया था PMP और अब 21 साल हो गए हैं, मैंने कभी इसको डिले नहीं होने दिया। ना सिर्फ आई हैव गॉट PMP certification, I have got all the 8 certifications from PMI and I am paying $60 for each one of them every year। ठीक है जी, तो मेरी अच्छी हैंडसम अमाउंट तो यहाँ जाती है, बट एनीवेज वो एक अलग एजाज है कि दुनिया में कोई 5-6 लोग ही हैं जो ये सारी की सारी सर्टिफिकेशन होल्ड करते हैं। एनीवेज, तो ये तो बात हो गई PMP के अप्लाई कैसे करना है। मैं आज का लेक्चर यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन के उनके अंदर क्या है, टॉपिक क्या है, क्या किन किन के कितने नंबर हैं, कितने क्वेश्चन है, दैट काइंड ऑफ थिंग वी विल टॉक टुमारो। और अभी जो है मैं ये चाहूंगा कि आपके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए। कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए। ये जनाब एक क्वेश्चन आया है, किसका है जी, ये मुस्तफ़ा सईद मिनाज साहब का। इन्होंने कहा जी क्या हमें इस एजाइल की सर्टिफिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए या PMP के ऊपर फोकस करना चाहिए। सर ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बात यह है कि PMP इज अ वेरी सीनियर सर्टिफिकेशन एंड ACP इज अ जूनियर सर्टिफिकेशन। अगर खाली एजाइल की सर्टिफिकेशन चाहिए तो ACP बेहतरीन है। मतलब एक यूं समझ लीजिए एक आदमी का बहुत ज्यादा तजर्बा भी नहीं है, कम तजर्बा है और फिर वो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं उसने किया हुआ, उसके लिए तो बेहतरीन है ACP। लेकिन PMP जो कि वैसे बहुत डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन भी है, शायद इस वजह से लोग कभी ये डिसाइड करें कि नहीं यार PMP बाद में करेंगे, ACP तो आराम से हो जाएगी उस हवाले से। अदरवाइज अगर आप इन दोनों के दरमियान मुकाबले की बात करें तो आई वुड ऑलवेज से इफ यू कैन गो फॉर PMP व्हाई नॉट डू PMP। मगर एट द सेम टाइम ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने PMP भी किया, बाद में ACP भी कर लिया, ये भी कर लिया। मेरी एग्जांपल आप ले लीजिए, ये सारी सर्टिफिकेशन मैंने क्यों की है, मुझे जरूरत तो कोई नहीं थी। कई चीजें मिसाल के तौर पे एक सर्टिफिकेशन और भी है, उसे कहते हैं सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, CAPM। ये बिल्कुल जूनियर लेवल की सर्टिफिकेशन है, जो नॉन ग्रेजुएट लोग हैं और इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो CAPM करते हैं। आपको मैं बताऊं 8वीं सर्टिफिकेशन मैंने CAPM की थी। आप हंसेंगे यार कितनी बेवकूफी है कि सारी सर्टिफिकेशन आपने कर ली है और ये एक सबसे छोटी सर्टिफिकेशन आप आखिर में क्यों की है। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते थे, तो उसका सीधा सा जवाब ये था कि आई हैड टू मेक अ रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड बनाना था कि 8 सर्टिफिकेशन मेरे पास, और वो मैंने फिर मेंटेन किया हुआ है रिकॉर्ड को इस वजह से। एनीवेज, कोई क्वेश्चन यू कैन रेज हैंड। जी जनाब। ये जी किसी ने सवाल पूछा, एक मिनट देखता हूँ, ये रिजवान अख्तर साहब ने, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग PMI मेंबर। सर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होना
काफी है। इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं नहीं है, आप सीनियर किसी भी लेवल पे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, यू हैव ऑल द राइट टू ज्वाइन PMI, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप कोई सर्टिफिकेशन करेंगे तो तजर्बा तो वहां दिखाना है ना आपने, वो फिर आपको उस सर्टिफिकेशन के हवाले से वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। साजिद रफीक साहब कह रहे हैं जी मैं भी एग्जाम देना चाहता हूं। असद अनवर साहब कह रहे हैं कि मे बी। रिजवान अख्तर साहब कह रहे हैं विल ट्राई, ये ACB के एग्जाम के हवाले से। और हाशिम साहब वो भी करना चाहते हैं। मोअज़्ज़म अली, छोटी सी 2 घंटे की क्लास है ये, और इसके अंदर मैंने जान के ब्रेक नहीं दी। रिजवान अकबर साहब ने ये सवाल बीच में लिखा हुआ है कि कोई मिड ब्रेक मिलेगी, मैंने कहा यार 2 घंटे में क्या ब्रेक लेंगे आप, छोड़े परे। एनीवेज जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ड्यू टू सम इमरजेंसी, तो ठीक है। मेरा ख्याल है सारे सवालों के जवाब हो गए हैं। अगर आप कोई फिजिकल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। वी स्टिल हैव आधा मिनट बाकी है, अगर क्वेश्चन है तो बताइए। Okay ji, if there is no question, I am really very thankful to you, each one of you, for being so kind to attend this class. मगर मैं थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि we need a little bit more of interaction. मैं मानता हूँ कि काफी लोग हैं, लेकिन 2 बातें। पहली बात तो ये 40 लोगों ने रजिस्टर किया, 25 लोग नजर आ रहे हैं, नॉट गुड एट ऑल। आई वुड लव टू हैव, अगर आज आप 25 लोग आए हैं तो कल 3 बजे 25 लोग मौजूद होने चाहिए। अगर कोई मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन एवरीबॉडी शुड अटेंड, ठीक है। दूसरी बात ये क्वेश्चन करें, विंडो में चैट करें, जैसे भी करें, करें। बाकी ये कि व्हाट्सएप का मैं ग्रुप बना रहा हूँ, मेरे पास जो ही डाटा आता है आप लोगों के व्हाट्सएप के नंबर और वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज रात ही बना लूँ, वो उस पर फिर हम शेयर करेंगे बातचीत जो भी करनी है, वहां भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, एंड टेक केयर। जी ये मोहित आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज यू कैन। जी मोहित। अच्छा सर, मैं आपने जैसे कहा कि SCP जो है वो जूनियर सर्टिफिकेशन है एज कम्पेयर टू PMP, जी जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि SCP कोई स्पेसिफिक एरियाज PMP के कवर कर रही है, या ये भी जनरलाइज उसको कह सकते हैं कि पूरी ओवरऑल PMP के पूरे मतलब कुछ ना कुछ पार्ट्स कवर कर रहे हैं? नहीं, पूरी ओवरऑल है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जरा थोड़ा लो लेवल पे, मतलब नॉलेज बहुत हाई लेवल नहीं मांगता, मतलब मोटा मोटा इंट्रोडक्शन पता हो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं लेके जाता वो आपको। CAPM आसान है, CAPM निस्बतन आसान है, मतलब खाली किताब को PMP को पढ़ के एग्जाम दिया जा सकता है CAPM का। PMP के लिए और कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना ठीक है सर जी, और तो कोई नहीं है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।